चलिए, अस्सलाम वालेकुम। मेरा वॉइस सभी को आ रहा है? वॉइस क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप दिखा दीजिए फटाफट। पैनलिस्ट बच्चा मैं ऐड नहीं करता हूँ, वो सर ऐड करते हैं। आप सर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर जो भी एक मिनट रुक जाइए सर। जो ये है ना विजन 50 एकेडमी जो अभी होस्ट है, तो प्लीज आप जो जो पैनलिस्ट है जिनको आप जानते हैं जिन्हें ऐड करना, आप प्लीज उनको एज पैनलिस्ट ऐड कर दीजिए। चलिए, तो वॉइस सभी को क्लियर है बच्चा? क्लास शुरू करें? क्लास शुरू करें? यस सर। चलिए ठीक है, चलिए। यस सर। चलिए ग्रेट। चलिए, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू एंड नमस्ते। सो वंस वालेकुम अगेन वालेकुम सलाम। तो हमारा सेकंड क्लास है आज बायोलॉजी का। लास्ट क्लास हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था, जिसमें हमने थोड़ी बहुत चीजें ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। तो अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में हमने जो मेजर चीजें पढ़ी थी, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एनिमल्स जो है, एनिमल्स अलग अलग ग्रुप में हम बांटते हैं ऑन द बेस ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जिसको हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम दिए थे। और हमने देखा था कि हर एक एनिमल के अंदर या हर एक ग्रुप के अंदर जो एनिमल्स हमने बांटे हैं उनमें डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में, उनमें डिफरेंस होता है फॉर्म में, लेकिन डिफरेंस होने के बावजूद भी उनमें कुछ फंडामेंटल फीचर्स ऐसे होते हैं जो उनमें कैसे मिलते हैं, जो सिमिलर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। जैसे हमने अरेंजमेंट ऑफ सेल देखा था, बॉडी सिमेट्री देखा था, नेचर ऑफ सीलोम देखा था, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था। फिर हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला बेसिस जो पढ़ा था वो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा था कि जितने भी मेंबर एनिमिलिया के होते हैं, एनिमिलिया मतलब किंगडम एनिमल्स के होते हैं, या एनिमिलिया किंगडम जो है वो सबके सब मल्टीसेलुलर होते हैं। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी आपके साथ एक ट्रिक खेल रहा है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि ऑल एनिमिलियाज द मेंबर्स ऑफ ऑल एनिमिलियाज दे आर नॉट मल्टीसेलुलर। एक एनिमल ग्रुप हमारे पास ऐसा भी है जो यूनिसेलुलर है, बिकॉज हम सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स को, यूनिसेलुलर प्लांट्स को, हम उनको प्रोटिस्टा में स्टडी करते हैं। इसलिए हम प्रोटोजोआ जो यूनिसेलुलर किंगडम है बेटा एनिमिलिया का, या यूनिसेलुलर मेंबर है एनिमिलिया का, उसको हम अलग से स्टडी करते हैं प्रोटिस्टा के। तो जो यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया था, बट एनसीईआरटी ने लिखा था ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमिलिया मल्टीसेलुलर, तो उसमें कौन आएगा? पोरिफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी मेंबर्स है दे आर ऑल मल्टीसेलुलर। लेकिन मल्टीसेलुलर होने के बावजूद भी उनमें अरेंजमेंट ऑफ सेल एक समान नहीं होता है, उनमें अरेंजमेंट ऑफ सेल एक जैसा नहीं होता है। जिसमें हमने एग्जांपल देखा था स्पॉन्ज में क्या था। शाबाश। स्पॉन्ज में क्या था बेटा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन सभी से है, ये कॉमन क्वेश्चन है बेटा सभी से। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्ज में क्या था? वेरी गुड बेटा, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, है ना? लेकिन वहां पे एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी थी, लिखा था कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्ज में है, बट फिर भी वो डिवीजन ऑफ लेबर दिखा रहा है। तो वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर की है ये बात, डिवीजन ऑफ लेबर जो यहाँ पे लिखा है ना, दैट डजंट मीन कि यहाँ पे टिश्यू बन रहा है या ऑर्गन बन रहा है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर कोऑर्डिनेटेड सेल्स नहीं दिखा रही है, बट क्लस्टर ऑफ सेल्स दिखा रही है। तो बिकॉज वो क्लस्टर ऑफ सेल है जिसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए हम उसको टिश्यू नहीं मान सकते। ये मैं कल वाला थोड़ा रिवीजन करा रहा हूँ आपको। चलिए, कल की क्लास में बेटा मैंने आपको बोला था कुछ सेल्स को याद करके लाना। ठीक है? मैं हमेशा, मेरा पढ़ाने का बेटा यही शेड्यूल है कि मैं हमेशा पुराना पूछ लेता हूँ सबसे पहले। चले, मैं सबसे पहले महफूज से शुरू करता हूँ। महफूज, महफूज बर भुइया। तो मेरे को बता बेटा फटाफट, पिनाकोसाइट का काम क्या होता है? जल्दी जल्दी लेकिन। शाबाश। सर जो ये बच्चे हैं ना जो पैनलिस्ट में ऐड होना चाहते हैं, आप प्लीज इनको, अगर है ये ऐड करने लायक तो आप इनके ऐड कर दीजिए प्लीज। विजन 50 एकेडमी जो है, आप इनको प्लीज ऐड कर दीजिए। हाँ महफूज, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, पिनाकोसाइट का काम क्या था फटाफट, और अपना माइक बाद में ऑफ कर देना। सर आउटर कवरिंग ऑफ द स्पॉन्ज सर, जो फॉर्म करता है वो। वेरी गुड बच्चा, ग्रेट, वेरी गुड। अहमद हुसैन, मेरे को बता बेटा पोरोसाइट का काम क्या था फटाफट। पोरोसाइट का फंक्शन क्या था? कोई आंसर नहीं। चलिए, अनन्या, अनन्या मेरे को बता बेटा कि एमोबोसाइट का काम क्या है? वॉइस तो आ रहा है ना सभी को? Sir, amoebocyte delivers nutrients to the cell and differentiate into other cell types. वेरी गुड बच्चा। इसके अलावा हमने सिक्लेरोसाइट देखा था जो सिलिका स्पाइक्यूल्स बनाता है। कोनोसाइट देखा था जो अंदर वाली लेयर को बनाता है, जिसको हम कोनोडर्म आगे नाम दे देंगे, जो फूड को रिसीव करता है।
लोफोसाइट है, कोलिनोसाइट की बात करी थी जो कोलेजन को सिक्रीट करता है। वेरी गुड बेटा, लग रहा है मेरे को आप लोग पढ़ रहे हो, ग्रेट। फिर हमने सिलेंड्रेटा की बात करी थी जिसमें हमने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था। फ्लैट हेलमन था हमें ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम, बट उसका कंफ्यूजन मैंने क्लियर किया था। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा आपको कब ऑर्गन लगाना है एंड आप कब ऑर्गन सिस्टम लगाना है। फिर हमने एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट में देखा था कि उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, जहां पर हमने बेटा कुछ ऑर्गन सिस्टम्स की बात भी करी थी जो आपने ऑलरेडी याद किया होगा, तो उसको मैं ज्यादा भी नहीं पूछूंगा। फिर फाइनली हम पहुंचे थे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बोला था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर किसी एनिमल के पास माउथ भी प्रेजेंट है और एनएस भी प्रेजेंट है, माउथ इंजेक्शन के लिए रख रहा है वो, और एनएस डेफिकेशन या इजेक्शन के लिए रख रहा है, खाना अंदर लेने के लिए उसके पास माउथ है, एंड वेस्ट मटेरियल को बेटा बॉडी से रिमूव करने के लिए उसके पास एक एनस प्रेजेंट है। सो दैट मींस बेटा कुछ ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा आपको कि बॉडी अगर ये वाली बाहर वाली बॉडी की कवरिंग है, मान लीजिए ये हमारा बाहर वाला बॉडी का सिस्टम है जिसमें सारे पेरिफेरल ऑर्गन्स आएंगे, ठीक है ना। तो इस एनिमल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसकी बॉडी में एक तो ये बाहर वाला ट्यूब हो गया, दिस इज आउटर ट्यूब बेटा, जिसमें हमारी बॉडी वॉल आती है। बॉडी वॉल मतलब जो कुछ बॉडी के बाहर है, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें और एक ट्यूब मिलेगा आपको अंदर से। तो ये वाला ट्यूब मान लीजिए ये इंटरनल ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है, एंड दिस इंटरनल ट्यूब बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम को। यस यस बच्चा, बोले बोले। Sir, can't यस hear you. बच्चा, सभी को मेरा वॉइस आ रहा है कि किसी एक को नहीं आ रहा है? बाकियों को वॉइस आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। तो फिर बच्चा आपका कोई नेटवर्क का आ इशू रहा है, आ होगा, रहा है सर। आप प्लीज उसको करेक्ट करवाइए। चलिए वापस आ रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है कि ये तो बॉडी वॉल हो गया, ठीक है। बॉडी वॉल का मतलब आउटर पार्ट है बॉडी बेटा, जिसमें हमारा स्केलेटल सिस्टम आएगा, हमारी बाहर की मसल्स आएंगी, हमारी बाकी जो भी ऑर्गन्स है वो सब आएंगे। तो ये ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर की बॉडी वॉल को, ठीक है ना। और अंदर वाली रेड लाइन जो आप देख रहे हैं ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एलिमेंट्री कैनल को। तो एलिमेंट्री कैनल में बेटा यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनल में। तो ये तो एक ओपनिंग हो गया जिसको मैं माउथ का नाम दे सकता हूँ, है ना। और ये दूसरा ओपनिंग हो गया बेटा जिसको मैं क्या नाम दूंगा? एनस का नाम दूंगा। So there is one opening called as mouth, there is another opening called as anus. So such digestive system बेटा जिसमें एक साइड से माउथ हो और दूसरे साइड से एनस हो, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि इसकी एक ओपनिंग को हम क्लोज कर देते हैं, मान लीजिए ये मैंने बंद कर दिया यहाँ से, दिस ओपनिंग इज क्लोज बेटा। तो अब इस एनिमल में क्या है? इसमें माउथ भी यही है और एनएस भी यही है। मतलब ये एनिमल क्या करेगा बेटा, जब ये खाना अंदर लेगा ना तो ये ओपनिंग तब एक्ट करेगी एज माउथ, और जब ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा तब यही ओपनिंग एक्ट करेगी एज एनएस। तो मतलब इसमें जो चीज माउथ है वही चीज एनएस है बेटा, दूसरी कोई ओपनिंग है ही नहीं। तो ऐसा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बेटा जिसमें एनिमल का माउथ ही उसका एनएस है या वाइस वर्सा बेटा, सच डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये समझ आया कि नहीं समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? तो कंप्लीट क्या होता है, इनकम्प्लीट क्या होता है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। दिस इज क्लियर टू एवरीवन बेटा? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। अब मैंने आज इतना डिटेल में दोबारा रिपीट क्यों किया? बिकॉज इसके कनेक्शन में बेटा हम और आज एक और एक्स्ट्रा चीज आपको बताने वाले हैं जो हमें आगे पढ़ने को मिलेगा, तो थोड़ा उसको ध्यान से सुन लेना आप। जब हम पोरिफेरा की बात करते हैं तो पोरिफेरा में ऑलरेडी आपको एक चीज पता है बेटा कि पोरिफेरा के पास टिश्यू सिस्टम नहीं है। बिकॉज उसके पास टिश्यू सिस्टम नहीं है तो फिर वहां पे कोई चांस ही नहीं बनता है कि वहां पे माउथ प्रेजेंट हो या एनस प्रेजेंट हो। बिकॉज माउथ इज अ ऑर्गन बेटा, एनस इज ऑल्सो ऑर्गन। तो ये भी टिश्यू से बनेगा, ये भी टिश्यू से बनेगा। अब जिसमें टिश्यू ही नहीं है उसमें ना तो माउथ कह सकते हैं हम, ना तो एनस कह सकते हैं। तो पोरिफेरा तो हो गया सेल एग्रीगेट में बेटा, क्लियर है ना। लेकिन वो एनिमल्स बेटा, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में बेटा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, अब इसमें बेटा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, तो अब इस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले एनिमल में ध्यान से अगर आप देखेंगे, मेरे को बताओ आपको कितने ट्यूब दिखाई दे रहे हैं? दोज एनिमल्स जिनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ऐसे एनिमल्स में बेटा अगर हम हाइपोथेटिकली देखें तो आपको टोटल कितने ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं? शाबाश। कितने ट्यूब्स, नहीं ओपनिंग्स नहीं बोल रहा हूं मैं, ट्यूब बोल रहा हूं मैं। कितने ट्यूब दिखाई दे रहे हैं? 2 ट्यूब दिखाई दे रहे हैं ना। आप समझ रहे हो? ऐसे इमेजिन कर लीजिए आपके पास, हम पेन से लिखते हैं ना बेटा, पेन, पेन के अंदर रीफिल होता है। तो रीफिल एक ट्यूब हो गया, और ऊपर से फिर कवर जो चढ़ता है बेटा गिलास का या कलरफुल कवर जो चढ़ता है वो दूसरा कवर हो गया। तो मतलब हमने कवर के अंदर और एक कवर डाला हुआ है, या ट्यूब के अंदर और एक ट्यूब डाला हुआ है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर वाला ट्यूब तो रिप्रेजेंट कर रहा है बॉडी वॉल को, है ना, अंदर वाला ट्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एलिमेंट्री कैनल को। तो टोटल कितने ट्यूब है, एक या दो? टू ट्यूब्स है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात, अब ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। जिन एनिमल्स के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि एनिमल्स में बॉडी प्लान कितने टाइप का है, तो मैं इधर लिख देता हूँ ये वर्ड, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान बेटा, बॉडी प्लान का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ बॉडी वॉल विथ एलिमेंट्री कैनल, मतलब एलिमेंट्री कैनल और बॉडी वॉल का कैसा अरेंजमेंट है, वो कैसे अरेंज्ड है एक दूसरे के साथ, उसको हम बॉडी प्लान बोलते हैं बेटा। तो याद रखेंगे आप कि पोरिफेरा के पास होता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान का मतलब ये हुआ, ना तो उनमें कोई बॉडी वॉल जैसी चीज है, ना तो उनमें कोई एलिमेंट्री कैनल जैसी चीज है, ना तो उनमें कोई माउथ या एनस जैसी चीज है, तो फिर क्या है बेटा, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स है। तो पोरिफेरा के पास कौन सा बॉडी प्लान होता है, एकदम दिमाग में फिट करेंगे, पोरिफेरा के पास होता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ये तो पोरिफेरा का हो गया। पोरिफेरा से जब आप नीचे आते हैं बेटा, तो आएगा आपके पास सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ठीक है, एंड प्लेट हेलमेंट्स भी आप इसमें ले सकते हैं। और उसके बाद क्या आता है आपके पास बेटा, निमेट हेलमेंट्स तो कॉर्डेट्स बेटा। तो याद रखेंगे निमेट हेलमेंथा से कॉर्डेट्स तक, ठीक है, याद रखेंगे निमेट हेलमेंथा से कॉर्डेट्स तक बेटा, जितने भी आपको फाइलम मिलेंगे, सारे फाइलम्स के अंदर जो बॉडी प्लान होगा ना, वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। मतलब ये क्या हुआ कि ये एक ट्यूब हो गया बाहर वाला बॉडी वॉल, एंड इसके अंदर दूसरा ट्यूब है बेटा, कंप्लीट ट्यूब है, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्यूब विद इन ट्यूब। मतलब बाहर एक ट्यूब हो गया, अंदर उसके दूसरा ट्यूब हो गया। सो सच बॉडी प्लान इज कॉल्ड एज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो शॉर्ट में याद रखेंगे, जिन एनिमल्स के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, उन्हीं में क्या मिलेगा आपको, उन्हीं में आपको देखने को मिलेगा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बेटा। समझ आई बात की नहीं समझ आई, क्लियर हुआ? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चले, ये क्लियर हो गया ना बच्चा सभी को, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? बच्चा दिस इज क्लियर? Yes, sir. आप दूसरा देख लीजिए। अब मैंने इधर से इसको बंद कर दिया, ध्यान से देख लो बेटा। अब मैंने ट्यूब को एक साइड से बंद कर दिया, अब मैंने ट्यूब को एक साइड से बंद कर दिया, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना बेटा कि हमारे मोस्टली शहरों में बेटा कोई ऐसी गली होती है कि आप बाइक लेके अंदर आ गए गली में, और चलते चलते आगे गए बेटा, आपको लग रहा था कि मैं गली के दूसरे साइड में निकल जाऊंगा, बट यहाँ पे आगे से दीवार है बेटा। तो जब यहाँ पे दीवार है तो ऐसी चीज को कॉमनली हम ब्लाइंड बोलते हैं कि आगे बंद है, मतलब आगे ब्लाइंड है बेटा। ब्लाइंड का मतलब होता है कि आगे जाने की जगह नहीं है, आगे रास्ता बंद है बेटा, आगे रास्ता क्लोज्ड है। तो अगर किसी एनिमल के पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बेटा एक ही ओपनिंग है, आने की भी और जाने की भी बेटा। सो सच बॉडी प्लान जिसमें आने और जाने की एक ही ओपनिंग हो, माउथ एंड एनस कॉमन हो बेटा, ऐसे बॉडी प्लान को हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। रटना कुछ भी नहीं है, समझना है। ब्लाइंड सैक क्यों बोलते हैं? सैक मतलब ट्यूब हो गया बेटा। अब ये ट्यूब कैसा है, ये ओपन ट्यूब है कि ब्लाइंड ट्यूब है बेटा? एक साइड से तो ओपन है, लेकिन दूसरे साइड से बंद है ना, दूसरे साइड से ब्लाइंड है बेटा। सो सच बॉडी प्लान इज कॉल्ड एज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्लियर हुई बात की नहीं हुई? तो कितने तरीके के बॉडी प्लान है टोटल, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी रिप्लाई एकदम फटाफट मिलना चाहिए बेटा। कितने तरीके के बॉडी प्लान है? 3 सर। 3 तरीके के। पहला कौन सा था? शाबाश। और नोट्स में बेटा आपको नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा, ठीक है। पहला कौन सा है? Cell aggregate. वेरी गुड। दूसरा कौन सा हो गया? Tube with ब्लाइंड सैक। एंड तीसरा कौन सा हो गया बेटा? ट्यूब विद इन ट्यूब। within शॉर्ट tube. में मैंने TWT लिख दिया, है ना। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान किसमें है? चलो Cell पोरिफेरा aggregate किसमें है? Porifera. पोरिफेरा में। वेरी गुड बेटा। ब्लाइंड सैक किसमें है? सर शाबाश। सिलेंड्रेटा एंड टीनोफोरा सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड Platyhelmintha. प्लेट। बिकॉज ध्यान से देख लो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है? प्लेट हेलमेंथा हैज ओनली सिंगल ओपनिंग। मतलब प्लेट हेलमेंथा में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जिसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा उसी में ब्लाइंड सैक भी होगा बेटा, है ना। दोनों में से आपको दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है, एक का एग्जाम्पल याद रखेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरा स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में। थर्ड कौन सा है बेटा? ट्यूब विद इन ट्यूब। तो एग्जाम्पल बता ट्यूब विद इन ट्यूब की। ट्यूब विद इन ट्यूब सर एग्जाम्पल क्या आएगा इसका बेटा? शाबाश। एग्जाम्पल आएगा निमेट हेलमेंथा टू प्लेटीहेलमिंथा कॉर्डेटा बेटा। समझ कॉर्डेटा आया ना बच्चा? सबने लिख दिया?
क्लियर हो गया ये? चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, नो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ही नहीं और इनमें इनकम्प्लीट है बेटा। तो डाइजेशन इज कंप्लीट, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखे। आगे मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा जब पोरिफेरा अलग से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे याद रखें पोरिफेरा में डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर होता है। इंट्रासेल्यूलर का मतलब क्या हुआ बेटा, विद इन द सेल। अब विद इन द सेल का मतलब क्या हुआ कि पोरिफेरा के पास एक सेल पाई जाती है जो कुछ ऐसी दिखती है बेटा। मान लीजिए ये मैं सेल ऐसे बना रहा हूँ, तो ये सेल कुछ ऐसी दिखती है ना। इस सेल को हम कॉनोसाइट बोलते हैं, कॉनोसाइट बोलते हैं। तो कॉनोसाइट सेल जो है ना, इसके अंदर ही फूड को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। मतलब इसके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं है, डाइजेशन हो रही है बेटा सेल्स के अंदर, विद इन द सेल हो रही है। सो सच डाइजेशन इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। तो डाइजेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं बना बेटा, कोई ऑर्गन नहीं बना, बट सेल्स जो है, सेल्स के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन बोलते हैं। अब सेल अगर कोई सॉलिड चीज खाती है, दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कॉनोसाइट ने बेटा फूड का पार्टिकल खा लिया, तो इस फूड के पार्टिकल खाने को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर सेल खा रही है तो सेल्स भी बेटा मटेरियल्स खाती है, सेल्स भी चीजें खाती है जैसे हम खाते हैं। हमने मुंह से बेटा खाना खा लिया, एक ब्रेड का पीस खा लिया, हमने उसको बोला इंजेक्शन बेटा, ठीक है ना। हमारे खाने को बोला हमने इंजेक्शन। हमने पानी पिया बेटा, तो हमने उसको बोला ड्रिंकिंग, है ना, इट इज कॉल्ड एज ड्रिंकिंग। बट अगर यही खाना एक अकेली सेल खाए, तो इस खाने को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस बेटा। तो जब सेल, सिंगल सेल सॉलिड फूड खाती है, जैसे हम खाते हैं पिज्जा वीजा, तो वैसी खाने की प्रोसेस को इन केस ऑफ अ सिंगल सेल इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस बेटा। दिस इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। अब सेल खाली खाएगी नहीं बेटा, कभी कभी ये पानी भी पिएगी। तो अगर सेल ने कोई लिक्विड मटेरियल अंदर लिया है बेटा, जैसे हम पानी पीते हैं, तो सेल ने भी पानी पिया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस बेटा, दैट इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस। तो याद रखेंगे ये, ठीक है ना। ब्रोकन डाउन पे, अब ये खाना जो सेल के अंदर आया है, अब इस खाने को अंदर कौन तोड़ेगा। इनके पास तो हमारी तरह स्टोमक, हमारी तरह टीथ, हमारी तरह इंटेस्टाइन तो है नहीं, तो फिर इसे कौन तोड़ता है, इसको तोड़ती है कुछ सेल ऑर्गेनेलिज बेटा, जिनको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स बोलते हैं। लेकिन जिनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, उनमें क्या होता है बेटा, उनमें एक कैविटी होती है जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। मतलब अगर आप हाइड्रा को देखेंगे, जैसे मैं हाइड्रा यहाँ पे बना लूं ऐसे, तो ये हाइड्रा अगर आप देखेंगे ना, तो हाइड्रा की बॉडी में बेटा अंदर से एक कैविटी होगी जहाँ पे डाइजेशन किया जाता है। जैसे हमारे स्टोमक में होता है, तो यहाँ पे इस कैविटी में डाइजेशन होता है। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसको हम प्रॉपर्ली बेटा सिलेंट्रेटा में देखेंगे। और डाइजेशन कैसी होती है बेटा, एक्स्ट्रा सेल्यूलरली होती है। मतलब फूड को हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद बेटा फूड को कहाँ पे भेजेंगे, सेल्स के अंदर भेजेंगे। तो शुरुआत तो होती है डाइजेशन की एक्स्ट्रा सेल्यूलरली, बट डाइजेशन खत्म कहाँ पे होता है बेटा, इंट्रा सेल्यूलरली होता है। जैसे हमारी बॉडी में होता है, हमने ब्रेड का पीस खा लिया, स्टोमक के अंदर वो डाइजेस्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो डाइजेस्ट हुआ, तो मतलब शुरुआत डाइजेशन की गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हुआ। लेकिन एक बार हमने यहाँ से फूड तोड़ दिया, फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड में भेजा जाता है, ब्लड में भेजने के बाद हर एक सेल के अंदर भेजा जाता है, और फिर सेल के अंदर क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन होता है। तो शुरुआत तो डाइजेशन की हमारी बॉडी में भी कहाँ पे हो रहा है बेटा, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है, लेकिन खत्म कहाँ पे हो रहा है, इनसाइड द सेल हो रहा है। सेम कहाँ पे देखने को मिलेगा, जिनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है या जिनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। क्लियर हो गया बच्चा ये? सो ये थोड़ा सा हमारा कल डिस्कशन रह गया था, अभी हम डिस्कशन को आगे बढ़ा देते हैं। जहां जहां कंफ्यूजन लगे लिख के रख देना बेटा, और सर एंड पे मैंने जैसे कल 10 मिनट दिए, मैं आगे फिर से 10 मिनट दूंगा, वहां पे डिस्कशन दोबारा से करेंगे। चले, यस यस यस, बोलिए बच्चा, व्हाट इज फटाफट। सर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी सर। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं, ये देख लो बेटा, ध्यान से देख लेना। मैं यहाँ पे एक हाइड्रा बना रहा हूँ, ये हाइड्रा है हमारा, तो ये मान लीजिए हाइड्रा है। तो ये हाइड्रा की बॉडी है। अब हाइड्रा की बॉडी के अंदर बेटा एक कैविटी होगा ऐसे, ये कैविटी है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बेटा। इस कैविटी के अंदर बेटा, जैसे मान लो हाइड्रा ने मुंह से कुछ खाना खा लिया, मान लीजिए फूड पार्टिकल खा लिया, तो इस फूड पार्टिकल को बेटा हम क्या करते हैं, इसी कैविटी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। सो बिकॉज फूड का डाइजेशन सेल के अंदर नहीं हो रहा है,
इस कैविटी के अंदर हो रहा है बेटा, सो दिस कैविटी इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। समझ आया बच्चा मेरा? Yes, sir. क्लियर? तो ये जैसे हमने कल स्पॉन्ज में देखा था ना, स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील को हमने बेटा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम क्यों नहीं दिया? ये स्पॉन्जोसील था ना, इसको हमने गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम क्यों नहीं दिया? बिकॉज यहाँ पे डाइजेशन नहीं हो रहा है। डाइजेशन एक्चुअल में कहाँ पे हो रहा है बेटा? इनसाइड द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज की जस्ट इधर देख लीजिए। तो ये सेल जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, स्पॉन्ज में डाइजेशन इस सेल के अंदर होता है, ठीक है ना? तो डाइजेशन इस कैविटी में नहीं हो रहा है बेटा, इसलिए इसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम नहीं देते, इसको हम सिंपल में स्पॉन्जोसील बोलते हैं। सील का मतलब होता है कैविटी, स्पॉन्ज का मतलब स्पॉन्ज की कैविटी बेटा। बट अगर आप हाइड्रा को देखेंगे ना, ये हाइड्रा है बेटा, तो हाइड्रा के अंदर ये जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है ना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। डाइजेशन इसी कैविटी में होता है। तो यहाँ पे सेल के अंदर हम भेजते नहीं है मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए, डाइजेशन ऑकर्स इन दिस कैविटी बेटा। तो इस कैविटी को हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, और कुछ नहीं। समझ आई बात? Yes, Clear? sir. Yes, sir. चले Yes. अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, ध्यान से देख लीजिए अब। अच्छा, एक चीज तो ऑलरेडी आपको पता है बेटा कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में बेटा क्या होता है कि फीमेल के पास बनता है एग, है ना, सभी को पता है, और मेल के पास बनता है बेटा एक स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको हम क्या नाम देते हैं? स्पर्म नाम देते हैं। और दोनों आपस में फ्यूज करते हैं बेटा, दोनों का आपस में फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन भी बोलते हैं। और क्या बनता है? फटाफट बताइए क्या बनता है? एक बड़ा साइज का सेल बनता है, एक डिप्लॉइड सेल बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जाइगोट बोलते हैं, है ना? अब जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? फ्लोपियन ट्यूब में होता है, सभी को ये पता है, 10th क्लास में सबने पढ़ा है आप में से। अब एक बार जाइगोट बन गया तो फिर जाइगोट डिवाइड करता है बेटा, और ये एक स्मॉल सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना, या एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है, एक सॉलिड ग्रुप ऑफ सेल बनाता है, जिसको हम मर्यूला बोलते हैं। Sir, we are disturbing by other sound. Sir, tell them to off their mic, sir. नवनीता प्लीज बच्चा अपना माइक ऑफ करके रख दो प्लीज। चलिए अभी देख लीजिए इधर, तो ये मर्यूला बन गया बेटा, ठीक है ना, मलबरी के जैसा होता है, इसलिए इसको मर्यूला बोलते हैं। फिर मर्यूला आगे जाके बेटा कन्वर्ट हो जाता है और एक स्ट्रक्चर में जो टेनिस बॉल के समान होता है। टेनिस बॉल बचपन में सबने खेला है ना बच्चा। टेनिस बॉल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अंदर से खाली होती है और बाहर से उसमें क्या होता है बेटा? प्लास्टिक का कवर रहता है। तो यहाँ पे टेनिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। सो दिस टेनिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ब्लास्टुला। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला के अंदर जो आपको एक खाली जगह दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील बेटा, इसको ब्लास्टोसील बोलते हैं, ठीक है ना। अब फिर कुछ और दिन गुजर जाते हैं बेटा, ये ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाता है? ये कन्वर्ट होता है बेटा और एक स्ट्रक्चर के अंदर, और जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखने लगता है, ध्यान से देख लेना। तो ये और एक स्ट्रक्चर बन गया बेटा, ठीक है ना, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गैस्ट्रूला बेटा। दिस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रूला। और गैस्ट्रूला में आपको यहाँ पे क्लियरली एक ओपनिंग दिखाई दे रही है, तो ये ओपनिंग को मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर बेटा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। होता क्या है बेटा, जब हमारा डेवलपमेंट होता है, जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है, ड्यूरिंग दैट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बेटा, जब मर्यूला बनता है, जब ब्लास्टुला बनता है, और जब फिर गैस्ट्रूला बनता है, गैस्ट्रूला के टाइम पे बेटा डिसाइड किया जाता है कि आपका माउथ किस साइड में बनने वाला है। मतलब गैस्ट्रूला के अंदर बेटा माउथ किस साइड में बनने वाला है और एनएस किस साइड में बनने वाला। मतलब सबसे पहले अगर किसी चीज का डिसीजन लिया जाता है ना ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, वो डिसीजन होता है बेटा कि हेड किस साइड में बनेगा और बाकी लोअर ऑर्गन्स या टेल या लिम्स बेटा, लोअर लिम्स वो किस साइड में बनेंगे। अब वो डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले माउथ को बनाना पड़ता है और दूसरे साइड में एनएस का रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है। तो वो माउथ किस साइड में बनेगा और वो एनएस किस साइड में बनेगा, या पोर ऑफ माउथ कहाँ पे बनेगा या पोर ऑफ एनएस कहाँ पे बनेगा,
वो डिसीजन कहाँ पे लिया जाता है? गैस्ट्रुला फॉर्मेशन के टाइम पे लिया जाता है। ये समझ आई यहाँ तक? अब गैस्ट्रुला फॉर्मेशन में ध्यान से सुन लेना, गैस्ट्रुला फॉर्मेशन में बेटा अगर ब्लास्टोपोर बेटा सबसे पहले कन्वर्ट हुआ माउथ के अंदर, सुन लेना ध्यान से, अब एम्ब्रियोनिक लाइफ के या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे अगर ब्लास्टोपोर सबसे पहले कन्वर्ट हुआ माउथ के अंदर, ऐसे एनिमल्स को बेटा जिनमें ब्लास्टोपोर माउथ बन जाता है, जिनमें ब्लास्टोपोर कन्वर्ट होता है बेटा इनटू द माउथ, ऐसे एनिमल्स को हम नाम देते हैं प्रोटोस्टोम्स बेटा। एनसीईआरटी में नहीं है बट एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको बेटा। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज प्रोटोस्टोम्स बेटा। क्लियर है ना? अब मान लीजिए कि किसी एनिमल के अंदर ब्लास्टोपोर माउथ नहीं बना, तो अगर ब्लास्टोपोर माउथ नहीं बना तो फिर ये क्या बनेगा? ऑफ कोर्स बेटा ये फिर एनएस में कन्वर्ट होगा। मतलब ब्लास्टोपोर बेटा डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हुआ? एनएस में कन्वर्ट हुआ। फिर माउथ कहाँ से बनेगा? माउथ किसी और जगह से बनेगा, ठीक है, बट माउथ ब्लास्टोपोर से नहीं बना बेटा। माउथ एनएस ब्लास्टोपोर से, माउथ ब्लास्टोपोर से नहीं बना बेटा, माउथ किसी और जगह से बनेगा और ब्लास्टोपोर कन्वर्ट हो गया खुद एनएस के अंदर बेटा। सो सच एनिमल्स जिनमें गैस्ट्रुला का ब्लास्टोपोर कन्वर्ट हो रहा है बेटा एनएस के अंदर, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज ड्यूटेरोस्टोम्स बेटा। इनको हम ड्यूटेरोस्टोम्स बोलते हैं। और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये मत बोल देना सर एनसीईआरटी में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये मैं बोल रहा हूं तो आपको फॉलो करना पड़ेगा मेरे कमांड को, ठीक है ना? तो याद रख लीजिए एनिमल्स बेटा जिनके पास क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। सुन लेना ध्यान से, ये चीज अप्लाई नहीं होगी ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान के ऊपर, ये चीज अप्लाई नहीं होगी सेल एग्रीगेट के ऊपर, ये चीज अप्लाई नहीं होगी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर। ये एप्लीकेबल है बेटा ओनली उन एनिमल्स के ऊपर जिनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है या कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। सो सच एनिमल्स बेटा जिनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा वो दो तरीके के होते हैं, या तो वो ड्यूटेरोस्टोम्स हो सकते हैं या तो वो प्रोटोस्टोम्स हो सकते हैं। ड्यूटेरोस्टोम कौन से एनिमल्स है बेटा? ये वो एनिमल्स है जिनमें ब्लास्टोपोर से क्या फॉर्मेशन हो गया? एनएस का फॉर्मेशन हो गया। और प्रोटोस्टोम्स बेटा वो एनिमल्स है जिनमें ब्लास्टोपोर किस में कन्वर्ट हो गया? माउथ के अंदर कन्वर्ट हुआ। समझ आई बात की नहीं समझ आई? ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। ये क्लियर हुआ? दिस इज क्लियर बच्चा? यस सर। यस सर। ग्रेट। और रिप्लाई फटाफट ना, मतलब देखो, मतलब आप आगे इंशाल्लाह डॉक्टर बनने वाले हो, ठीक है ना? तो आपके अंदर बेटा वो ताकत होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे फील होना चाहिए कि नहीं मेरे बच्चे एकदम मतलब सोल्जर की तरह तैयार है, एकदम पुलिस वाले, एकदम आर्मी वाले की तैयार है। तो ये मर मर के नहीं करना है, नहीं यस सर यस सर, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे कंबल के नीचे सो रहे हो और ऐसर ऐसर कर रहे हो। तो आंसर फटाफट आना चाहिए और जल्दी जल्दी आना चाहिए, जिससे हमारा क्लास भी जल्दी आगे बढ़ेगा, ठीक है ना? और माशाल्लाह यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर डॉक्टर्स बेटा। आपको पूरी रात रात भर ऑपरेशन थिएटर में खड़ा रहना पड़ेगा, तो ऑपरेशन थोड़ी सो के करोगे। तो अभी से अपने अंदर वो एनर्जी लाओ, वो पावर लाओ कि आपको 2 साल खुद को पीसना पड़ेगा और तब जाके इंशाल्लाह बेटा आपका ड्रीम पूरा होगा और हमारा भी आपके साथ ड्रीम पूरा होगा। चलिए मैं वापस आता हूँ। तो हमने बात करी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा एनिमल 2 प्रकार के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज ड्यूटेरोस्टोम एंड अदर इज कॉल्ड एज प्रोटोस्टोम बेटा, है ना? ड्यूटेरोस्टोम कौन से एनिमल्स है? फटाफट एक बार बता दो मेरे लिए, मैं भूल गया। शबाश, जल्दी जल्दी। ड्यूटेरोस्टोम्स कौन से एनिमल्स है? ब्लास्टोपोर एनस में जो कन्वर्ट होते हैं। वेरी गुड बच्चा। एंड प्रोटोस्टोम्स कौन होते हैं? सर जो माउथ में जो कन्वर्ट माउथ में कन्वर्ट होता है। वेरी गुड बच्चा। चलो चलो, 2-3 तो आवाजें मेरे को सुनाई दे रही है, दिस इज गुड। बाकी मेरे को लग रहा है सो रहे हैं। चलो ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है एग्जाम में बेटा, या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोटोस्टोम क्या है और ड्यूटेरोस्टोम क्या है, कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम का, बहुत बार पूछा गया है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोस्टोम एंड एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोस्टोम बेटा, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोटोस्टोम में कौन कौन आता है। चलो आइडिया लगा लो बेटा, मैं एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा बिकॉज मैं रटाना नहीं चाहता आपको कि आपको हर जगह रटना पड़े। एग्जाम्पल बताओ प्रोटोस्टोम का फटाफट, मैं देखना चाहता हूँ आपका दिमाग कितना तेज है। Humans, sir. Cat. अरे ओवरऑल एग्जाम्पल बताए, ही मैन सर, कंप्लीट एग्जाम्पल बताओ ना। कौन कौन सा फाइलम प्रोटोस्टोम में आएगा? Chordata. और देखो जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, जो दिमाग खोल के क्लास में बैठता है, उसका आंसर बेटा एकदम सिंपल होता है। सर वही एनिमल प्रोटोस्टोम में आएंगे
जिनके पास क्या है, शाबाश, जिनके पास क्या है, के पास सर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सर फुल है, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव कंप्लीट ट्रैक्ट है बेटा। तो इसमें रटने वाली बात ही नहीं है ना, यस सर। समझ आया ना। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किसके पास था, निमेट आर्थ्रोपोड, हेल्मेंथ्स के मोलस्का। पास था। Annelida. नहीं, हम निमेट हेल्मेंथा से ही शुरू करेंगे। निमेट हेल्मेंथ्स के पास था, शाबाश। एनालीड्स के पास था, Annelid. Arthropoda. मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स के पास था, Mollusca. मोलस्क के पास था, Chordata. Hemichordata. और कॉर्डेटा के पास, हेमिकोडेटा कॉर्डेटा के पास था, है ना, और हेमिकॉर्डेटा के पास। Hemichordata. समझ आया ना, दे आर ऑल प्रोटोस्टोम्स बेटा। अब मेरे को बता, हम प्रोटोस्टोम है कि ड्यूटेरोस्टोम है, फटाफट। Protostomes. Protostomes. प्रोटोस्टोम्स है बेटा, ठीक है। और ड्यूटेरोस्टोम में कौन आते हैं, ड्यूटेरोस्टोम में बेटा, अच्छा यहाँ पे एक चीज कर लेना, यहाँ पे थोड़ा सा इधर देख लीजिए। हेमिकॉर्डेटा इधर नहीं आएगा, ये याद रख लेना। हेमिकॉर्डेटा बेटा ड्यूटेरोस्टोम में आता है, यहाँ पे याद रख लीजिएगा प्लीज। हेमिकॉर्डेटा ड्यूटेरोस्टोम में आता है, इकाइनोडर्मेटा भी ड्यूटेरोस्टोम में आता है, क्यों सर? ठीक है ना, ये याद रखना। बिकॉज इनके अंदर माउथ जो होता है ना बेटा, माउथ किसी और जगह से बनता है, बट हमने देखा एक्सपेरिमेंटली बेटा, ये देखा गया कि इनके अंदर माउथ का फॉर्मेशन किसी और जगह से होता है, बट ब्लास्टोपोर से किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, एनस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। एक प्रिमिटिव कैरेक्टर इनके अंदर देखा गया, हालांकि होना चाहिए था प्रोटोस्टोम, बट बिसाइड्स बीइंग मॉडर्न एनिमल्स बेटा, इनमें प्रिमिटिव कैरेक्टर देखा गया कि इनके अंदर ब्लास्टोपोर माउथ नहीं बनाता है, बट क्या बनाता है, एनस बनाता है। समझ आया, क्लियर? यस यस, कोई कुछ पूछ रहा है, जल्दी जल्दी, शबाश, जल्दी जल्दी पूछो बच्चा। चले आगे बढ़े फिर, क्लियर हुआ ये? चल, तो ये तो हो गया हमारा प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम खत्म। चलो देख लेते हैं हमने क्या लिखा था यहाँ पे। तो ये है प्रोटोस्टोम और ये है ड्यूटेरोस्टोम बेटा, है ना। तो ये आपने देखा, दिस इज गैस्ट्रुला। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला को हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं, मतलब ब्लास्टोसिस्ट को या ब्लास्टुला को बेटा गैस्ट्रुला में कन्वर्ट करना। सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ब्लास्टुला टू गैस्ट्रुला इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन बेटा, ठीक है ना। तो गैस्ट्रुलेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लास्टोपोर दिखाई दे रहा है, और इनमें ब्लास्टोपोर से क्या बन रहा है, माउथ बन रहा है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोस्टोम्स बोलेंगे बेटा। और यहाँ पे देख लीजिए ब्लास्टोपोर से क्या बन रहा है, एनस बन रहा है, और इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोस्टोम्स बोलेंगे। अब यहाँ पे बेटा ये मीजोडर्म सीलोम विलोम क्या है, ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। क्लियर है ना बच्चा? अब नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम आपको सबसे पहले सभी को पता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है बेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है बॉडी के फ्लूइड को, चाहे वो ब्लड हो या ब्लड के अलावा प्लाज्मा हो बेटा, उसको क्या कराना, सर्कुलेट कराना इनसाइड द बॉडी, ताकि उस फ्लूइड के अंदर जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो फूड मटेरियल्स है, वो प्रॉपरली बेटा हर एक सेल, हर एक टिश्यू या हर एक ऑर्गन के पास पहुंच जाए। सो दिस सिस्टम बेटा, जिसका काम होता है फ्लूइड मैकेनिज्म के थ्रू मटेरियल्स को अलग अलग टिश्यूज के पास या ऑर्गन्स के पास पहुंचाना, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है बेटा, ये वाला काम, मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाला काम बेटा दो तरीके से करता है। या तो ये काम करेगा बेटा कि हार्ट के थ्रू ब्लड को पंप कराएगा, और ब्लड को पंप कराने के बाद ये ब्लड जो है बेटा, ये ऑर्गन के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है ना, ये ऑर्गन के अंदर एंटर नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा बेटा कि सारा ब्लड ऑर्गन के इर्द गिर्द या उसके आसपास जमा हो जाएगा। मतलब ये है मेरा कहने का, आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये बॉडी है ना, ये बॉडी है, और मान लीजिए बेटा ये बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है, या दो तीन ऑर्गन बना लेते हैं। ये मान लीजिए ये ऑर्गन 1 है, ये ऑर्गन 2 है, तो ये इसके अंदर कुछ ऑर्गन्स है। एंड फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू हो रहा है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा। तो मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा प्रिमिटिव हार्ट भी हो सकता है, पुराने तरीके का हार्ट भी हो सकता है बेटा। तो हार्ट ने जैसे ब्लड को पंप किया ना, तो होना क्या चाहिए था एक्चुअल में, ये ब्लड इस ऑर्गन के अंदर जाना चाहिए था विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज बेटा, ये इसके अंदर ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है ना। और फिर दूसरे साइड से क्या होना चाहिए था कि ये ब्लड जब ऑर्गन यूज करेगा, हमको पता है बेटा जब ब्लड ऑर्गन के पास जाता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो प्योर ब्लड होता है कि इम्प्योर ब्लड होता है, पहले ये बताइए शाबाश। Oxygenated blood. ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम हमेशा रेड कलर से दिखाते हैं। तो मतलब ये वाला साइड आप देख सकते हैं, हार्ट ने ब्लड को पंप किया,
ब्लड पंप होने के बाद बेटा ब्लड वेसल्स में चला गया। ब्लड वेसल बेटा आर्टरी हो सकता है, ब्लड वेसल बेटा कैपिलरी हो सकता है, ब्लड वेसल आर्टरियोल हो सकता है, डैश एंड डैश। तो वेन्स हो फाइनली ये सकता है ब्लड सर। किसके अंदर चला गया? ऑर्गन्स के अंदर चला गया बेटा, है ना। अब ऑर्गन ने क्या किया? इस ब्लड को यूज किया। यूज करने का मतलब हुआ इसके अंदर जो मटेरियल था बेटा, न्यूट्रिएंट, वो अपने अंदर ले लिया। इसके अंदर जो ऑक्सीजन था वो अपने अंदर ले लिया। और जब ये ब्लड दूसरे साइड से वापस आएगा, तो मान लीजिए इधर से ये ब्लड बेटा वापस निकल रहा है, तो वापस लाने का काम किसका होता है बेटा? वापस लाने का काम कैपिलरीज का होता है, और कैपिलरी से फिर वेन्यूल्स का होता है, और वेन्यूल से फिर शॉर्ट में वीन का होता है। और वीन इस ब्लड को वापस लेके आएगी और किसके पास वापस लाएगी? अगेन हार्ट के पास वापस लाएगी बेटा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ब्लड हार्ट से शुरू हुआ और ब्लड वापस बेटा खत्म भी हार्ट पे ही हुआ। और ड्यूरिंग दिस जर्नी बेटा, फ्रॉम हार्ट टू बैक टू हार्ट बेटा, ब्लड कहीं पे भी ऑर्गन या ब्लड वेसल से बाहर नहीं आया। तो ब्लड जो है बेटा वो रेस्ट्रिक्टेड रहा या अंदर रहा बेटा। किन के अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर, चाहे वो ब्लड वेसल आर्टरी था, चाहे वो ब्लड वेसल वीन था। तो अगर आपकी बॉडी में ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है कि जिसके अंदर ब्लड हमेशा रहेगा इनसाइड द ब्लड वेसल्स बेटा, इनसाइड द हार्ट, और वो कभी भी ब्लड वेसल या हार्ट से बाहर नहीं आएगा, हालांकि वो मटेरियल को बेटा ट्रांसफर करेगा सेल्स के पास, ऑर्गन्स के पास, बट वो कभी भी बेटा ओपन नहीं होगा नियर एनी ऑर्गन बेटा एक्सेप्ट हार्ट। वो विद इन हार्ट रहेगा एंड विद इन ब्लड वेसल्स रहेगा। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जहां पे ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स बेटा, और वो कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आएगा। अब आप कट लगाओगे बेटा, कट लगाते समय ब्लड बाहर आता है, दैट मींस आपने ब्लड वेसल को डैमेज कर दिया, इसलिए वो ब्लड वेसल से बाहर आ रहा है। अगर आप नॉर्मल इंसान की बात करो, उसमें कभी भी ब्लड आउट ऑफ द ब्लड वेसल नहीं आएगा जब तक कोई डैमेज ना हो बेटा, जब तक कोई वाउंड ना हो या डैमेज ना हो। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम विच constrains the blood बेटा, which keeps the blood inside the blood vessels, चाहे वो blood vessel artery हो या vein हो या capillary हो, and blood never comes out of the blood vessels बेटा, such circulatory system is called as closed circulatory system. अब फिर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो गया? तो हम डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? हार्ट होता है बेटा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हार्ट इनमें पाया जाता है, और कुछ नॉर्मल ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है। अब यहाँ से क्या होता है बेटा, जैसे ब्लड वेसल से मतलब हार्ट से निकलेगा पंप होके ब्लड वेसल में आएगा ना, तो ब्लड वेसल से निकलते ही बेटा हार्ट का ब्लड जो है वो फिल करता है बेटा इन गैप्स को, जो आप गैप्स देख रहे हैं यहाँ पे, इन गैप्स को फ्लो फिल करता है। आप एक तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि ऑर्गन बेटा पूरा डुबकी लगा रहा है, ऑर्गन बेटा पूरा कवर्ड है, किससे? ब्लड से। इमेजिन कर लीजिए आप नदी में नहाने गए, तो आपने नदी में बहुत पानी होता है बेटा, आप एकदम सेंटर नदी में है, आपके आसपास क्या है बेटा? पानी ही पानी है। फिर आपने डुबकी लगाई पानी के नीचे, तो पूरा बॉडी कवर्ड है विद द वाटर बेटा। सेम आप इमेजिन कर लीजिए कहाँ पे होता है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। अगर ये बॉडी का कोई ऑर्गन है ना, तो यहाँ पे ब्लड बेटा ऑर्गन के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। पूरा ऑर्गन बेटा किससे कवर्ड है? ब्लड से कवर्ड है। तो एक तरीके से ऑर्गन्स नहाते हैं बेटा, दे स्विम इन द ब्लड बेटा, बिकॉज दे आर कवर्ड ऑन ऑल साइड्स बाय द ब्लड। तो ये जो गैप्स आप यहाँ पे देख रहे हैं जिनके अंदर ब्लड फिल करता है बेटा, ठीक है ना, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की। समझ आया ना? तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट से ब्लड निकलेगा और डायरेक्टली बेटा इन गैप्स के अंदर जाएगा, और इन गैप्स के थ्रू बेटा ब्लड जो है वो सारे ऑर्गन्स को कवर करेगा, मतलब एक तरीके से बाथ करेगा बेटा। द ऑर्गन्स विल बाथ इन द ब्लड बेटा, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होता है। बात करने का मतलब यह है कि सारे ऑर्गन्स कवर्ड है विद द ब्लड, कोई ब्लड वेसल नहीं है, कोई कैपिलरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है बेटा। और जब ये ब्लड ये ऑर्गन्स यूज करेंगे, मतलब इनसे न्यूट्रिएंट निकालेंगे डिफ्यूजन की वजह से, इनसे ऑक्सीजन निकालेंगे डिफ्यूजन की वजह से, अगेन ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड बेटा वापस हार्ट में आएगा। हार्ट से आके बेटा स्पाइरिकल से, जब हम आगे पढ़ेंगे स्पाइरिकल्स का नाम, स्पाइरिकल्स क्या होती है, अगेन ये ऑक्सीनेटेड बनेगा और अगेन पंप करके बेटा कहाँ पे आएगा? इन गैप्स में आ जाएगा बेटा। सो दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ओपन एंड क्लोज क्या होता है? यस सर। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट। तो हार्ट तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहीं कहीं पे 13 हार्ट्स मिलेंगे, कहीं पे 6 हार्ट्स मिलेंगे, हार्ट तो होता है। out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it बेटा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हार्ट से बाहर आया और डायरेक्टली कहाँ पे गया बेटा, टिश्यूज या ऑर्गन्स के आसपास गया। तो ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दे आर bathed in the blood is called as open type circulatory system. And closed type में क्या होता है बेटा, in which blood is circulated through a series of vessels बेटा of varying diameter। मतलब क्या है इसका कि जैसे कैपिलरी का डायमीटर बेटा कम होगा आर्टरी के डायमीटर से, आर्टरी का डायमीटर कम होगा बेटा वीन के डायमीटर से, तो इनमें डायमीटर का डिफरेंस होता है। लेकिन ये ब्लड वेसल जो होती है वो आर्टरी हो सकती है, वीन हो सकती है, कैपिलरी हो सकती है, और ब्लड हमेशा इन्हीं के अंदर रहेगा। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ आया कि नहीं समझ आया? ओपन टाइप क्या होता है, क्लोज टाइप क्या होता है, ये क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब Yes, यहाँ sir. पे अब आप डायग्राम में भी थोड़ा देख सकते हैं बेटा, इधर देख लीजिए डायग्राम में। तो ये आपको एक इंसेक्ट दिखाई दे रहा है, तो ये इसके हार्ट है बेटा। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इनको हम ट्यूब्यूलर हार्ट्स बोलते हैं। 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, तो ये अलग अलग हार्ट्स है। तो क्या होगा बेटा, ब्लड इधर से निकल रहा है, मतलब इन ब्लड वेसल से ब्लड निकल रहा है और कहाँ पे आ रहा है, बॉडी की कैविटी में आ रहा है बेटा। ये बॉडी की कैविटी है। अब कैविटी तो खाली नहीं होगी, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, तो ब्लड बेटा डायरेक्टली इन सारे ऑर्गन्स को कवर करेगा, मतलब इनको बेटा पूरा अपने अंदर बात करेगा। अब एक बार हमने ये ब्लड यूटिलाइज कर लिया, इससे मटेरियल निकाले, तो वापस ये ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट्स में ही जाएगा बेटा। और अगेन इस साइड से क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड हमेशा, हालांकि इस वाले एरिया में तो ब्लड वेसल के अंदर है, बट जब ब्लड इधर आ रहा है बेटा, यहाँ पे तो कोई ब्लड वेसल नहीं है, तो ब्लड बेटा डायरेक्टली किन के अंदर है, बॉडी की इन गैप्स या स्पेसेस के अंदर आ रहा है, जिनको हम साइनसेस बोलते हैं। द बॉडी गैप्स आर कॉल्ड एज साइनसेस बेटा। तो जो मैंने आपको अभी बोला था ना, गैप में ब्लड जाता है, तो उन गैप्स को हम साइनसेस बोलते हैं। सो दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। बट यहाँ पे आप देख लो बेटा, यहाँ पे हार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये हार्ट से बेटा। अब यहाँ से ब्लड जाएगा डॉर्सल ब्लड वेसल में या वेंट्रल ब्लड वेसल में, और कहीं पे भी बेटा ब्लड इन वेसल से बाहर नहीं आएगा। तो ब्लड इधर से फ्लो करेगा, इधर से फ्लो करते करते बेटा वापस रिटर्न कहाँ से होगा, वेंट्रल ब्लड वेसल से रिटर्न होगा, और अगेन किस में आएगा, डॉर्सल ब्लड वेसल या हार्ट में आएगा। तो ब्लड रिमेन्स विद इन द ब्लड वेसल, जैसे यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। सो दिस इज कॉल्ड एज क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना बच्चा? तो एक बार इसको अपने नजर से एक बार देख लीजिए, इन दो डायग्राम्स को एक बार देख लीजिए समझने के लिए, फिर मैं आगे और एक डायग्राम दिखा देता हूँ। क्लियर है? Yes, sir. चलिए Yes, अब sir. एग्जाम्पल, पहले ये डायग्राम एक बार देख लीजिए, ये डायग्राम एक बार देख लीजिए, इधर देख लीजिए। तो ये बॉडी की सेल्स है या ये बॉडी के ऑर्गन्स है बेटा। तो हार्ट ने ब्लड को पंप किया बेटा, तो ब्लड इधर से ब्लड वेसल से आया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड वेसल सेल्स के अंदर नहीं जा रही या ऑर्गन के अंदर नहीं जा रहे, ब्लड वेसल्स बेटा इधर ही रुक रही है। सो दैट मींस दे आर रिलीजिंग ब्लड आउट फ्रॉम देम बेटा, ताकि वो इन सेल से यूटिलाइज हो। और फिर ये बड़ी ब्लड वेसल्स क्या करेगी, ये ब्लड को कलेक्ट करेगी और वापस हार्ट में ले आएगी बेटा। तो दिस इज ओपन टाइप। बट यहाँ पे आप देख लीजिए बेटा, हार्ट से ब्लड गया, और ब्लड बेटा यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स के अंदर है, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं, और कैपिलरी पूरे ऑर्गन्स को कवर करती है बेटा, और यहाँ से ब्लड रिटर्न होगा, अगेन हार्ट में आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज ओपन एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना बच्चा? तो एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, एग्जाम्पल्स में लिख देता हूँ कहीं पे, तो यहाँ पे आप अपनी कॉपीज पे लिख देना। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम सभी को समझ आएगा, तो एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, फाइलम, फाइलम आर्थ्रोपोडा बेटा। ठीक है ना? इसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फाइलम मोलस्का बेटा, इसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सेप्ट, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, मोलस्का की बेटा अलग अलग क्लासेस है, एक्सेप्ट सेफेलोपोडा बेटा, एक्सेप्ट सेफेलोपोडा। ठीक है ना? और सेफेलोपोडा में एग्जाम्पल, जो बेस्ट एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो ऑक्टोपस का याद रखना है बेटा। ऑक्टोपस को सभी जानते हैं ना? सारे मोलस्क्स के अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, एवरी मोलस्क हैज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट सेफेलोपोडा। और सेफेलोपोडा में भी बेटा किसके अंदर, ऑक्टोपस के अंदर। और ऑक्टोपस जो होता है बेटा, इसके अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रख लेना। ठीक है ना?
इसके अलावा बेटा ओपन टाइप सर्कुलेटर फाइलम हेमिकॉर्डेटा में होता है। फाइलम हेमिकॉर्डेटा में होता है, ठीक है ना। एंड फाइलम इकाइनोडर्मेटा में होता है। इकाइनोडर्मेटा में वैसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, बट अभी आप एग्जाम्पल के लिए बेटा ये याद रख सकते हैं। और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूँ, तो कॉपी आप निकाल देना। कुछ एक्स्ट्रा चीजें है जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये तो एग्जाम्पल्स हो गई ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की। नोट्स में जल्दी चेक करने वाला तो नोट्स प्लीज साथ साथ बना लेना। अब क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है वो आप ऑलरेडी समझ गए। एग्जाम्पल्स में लिख देता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल बेटा एनालिडा, कॉर्डेटा बेटा। तो एनालिड्स के अंदर बेटा क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कॉर्डेट्स के अंदर बेटा क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब एनालिडा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखनी है, आउट ऑफ द एनसीईआरटी इंफॉर्मेशन है, वो ये है बेटा कि एनालिड्स के अंदर ब्लड जो होता है ना, ब्लड रेड कलर का होता है। बिकॉज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े तो इधर ही खत्म कर देता हूँ। ब्लड इज रेड इन कलर बेटा, रेड कलर्ड ब्लड होता है एनालिड्स के अंदर बेटा। और क्यों रेड कलर का होगा वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इनके पास क्या पाया जाता है शबाश, ब्लड में क्या पाया जाता है, पिगमेंट हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब मैंने ये लिखना जरूरी नहीं था, बट ये लिखा इसलिए मैंने बिकॉज इसका एक एक्सेप्शन है। एनालिड्स हैव रेड कलर्ड ब्लड बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन बेटा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, एक्सेप्ट। अच्छा, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आपको पता है कल पैटर्न एग्जाम का चेंज हुआ, किस किस को पता है बेटा ये? नीट के एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ कल, पता है ना। Yes, नो sir. सर। अभी आपके नहीं पास पता, बेटा नहीं पता। सेक्शन ए में आपके पास 35 क्वेश्चन आएंगे एंड सेक्शन बी में आपके पास बेटा 15 क्वेश्चन आएंगे। ये ध्यान से सुन लेना। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी आप खाली एनसीईआरटी के ऊपर लाइन बाय लाइन पढ़ने से आप पेपर अच्छा नहीं कर सकते। आपको बियॉन्ड द एनसीईआरटी जहां पे जरूरत है वहां पे जाना पड़ेगा, ताकि आपका स्कोर 360 आउट ऑफ 360 हो जाए। सेक्शन 2 बनाए गए बेटा। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन दिए गए बायो में, मतलब जूलॉजी बॉटनी अलग अलग से। एंड सेक्शन बी में बेटा 15 क्वेश्चन। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था, बट अभी इन्होंने बेटा क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, 35 एंड 15। 35 क्वेश्चंस कंपलसरी है, मतलब ये करने ही करने हैं बेटा, इसका कोई चॉइस नहीं है। और ये जो 15 क्वेश्चंस है ना, 15 में आप कोई भी 10 कर सकते हैं, 5 आप छोड़ सकते हैं बेटा, कोई भी 10 जो आपको आते हैं वो कर सकते हैं। ये जो 35 वाला, मेरे हिसाब से ये जो 35 वाला पार्ट है ना, ये एनसीईआरटी से आएगा और इजी पार्ट होगा बेटा, ठीक है ना। एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट करके आएगा। बट ये जो 15 वाला पार्ट है ना, ये टफ पार्ट होगा बेटा। इसमें क्वेश्चंस बहुत टफ आएंगे और बहुत खतरनाक। हालांकि वो क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से ही होंगे, बट वो डीपर लेवल ऑफ एनसीईआरटी से होंगे बेटा, लाइन बाय लाइन नहीं होंगे। तो आपको ज्यादा फोकस बेटा किस पे रखना पड़ेगा अभी, इन 15 क्वेश्चंस पे। हालांकि यहाँ पे Sir, suddenly what happened? Not hearing anything.
सर अटेंडेंस का लिस्ट में चले गए। अटेंडेंस का लिस्ट में है, देख लो सर, अटेंडेंस का लिस्ट में चले गए। नेटवर्क का इशू हो गया था बच्चा, सॉरी फॉर दैट। मैं अटेंडीज लिस्ट में चला गया था, पता नहीं कैसे। चलो अभी वॉइस वापस क्लियर आ रहा है? वॉइस इज क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. सर अभी क्लियर आ रहा है। चले अपना आप ये माइक ऑफ कर दीजिए। तो मेरे को पहले खाली एक बच्चा बताएगा कि आपने कहाँ तक सुना था, बिकॉज मेरे को पता ही नहीं चला, मैं अटेंडीज लिस्ट में चला गया। कहाँ तक सुना था आपने? तो हीमोग्लोबिन तक सर। आपने सर एक्सेप्ट लिखने Okay, के बाद ठीक है। और नहीं सुना दिया। ठीक है, चलिए। अभी एनालिडा आपने याद रखा बेटा, एनालिडा मैंने कुछ बोला था वो आप क्लियर हो गया। तो एनालिडा का ब्लड रेड होता है, क्यों होता है? बिकॉज इनमें हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन हमारे पास एक सिंगल एक्सेप्शन है बेटा एनालिडा में, जिसको हम सबेला बोलते हैं। ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबेला का ब्लड बेटा ग्रीन कलर का होता है, हालांकि ये एनालिडा ही है, बट इट इज ग्रीन इन कलर बेटा। इसका ब्लड ग्रीन कलर का होता है। और रीजन क्या है उसका ग्रीन कलर होने का? इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, बट हीमोग्लोबिन के बदले बेटा एक अलग पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोक्रोनिन बोलते हैं। तो जिस भी एनिमल के ब्लड में क्लोरोक्रोनिन मिलेगा बेटा, उसका ब्लड हमेशा ग्रीन कलर का होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा? सबेला है। जो एक्सेप्शन है बेटा किसके लिए? एनालिड्स के लिए। ये तो अभी क्लियर हो गया। दिस इज क्लियर नाउ? यस सर। दिस इज नाउ क्लियर बच्चा? चले मैं इसको हटा देता हूँ, ये आपने लिख दिया होगा तो हटा देते हैं इसको यहाँ से। अभी आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया ये वाला पार्ट। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज सिमेट्री बेटा। ठीक है ना? और सिमेट्री में आपने देखा होगा, आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स देखते हैं तो सिमेट्री में मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। और सिमेट्री बहुत सारे कम बच्चों को समझ भी आती है बेटा, हालांकि ये है सिंपल, बट फिर भी पता नहीं क्यों नहीं समझ आता है। सिमेट्री को अगर मैं आपको एकदम मतलब गांव वाली भाषा में समझा दूं, एकदम सिंपल वाली भाषा में समझा दूं, सिमेट्री आप मान लो बेटा कि आपके हाथ में एक तलवार है। तलवार समझते ना, स्वॉर्ड है बेटा, या चाकू। चलो तलवार छोड़ देता हूं मैं। आपके हाथ में एक चाकू है। अब मैंने आपके सामने कोई चीज रखी, ठीक है, XYZ मैंने कोई चीज रखी, मान लीजिए ऐसे। मेरे आपके हाथ में मैंने एक चाकू दे दिया, एक तलवार दे दी, एक स्वॉर्ड दे दिया। तो आपके सामने मैंने ये चीज रखी बेटा, ठीक है, ये चीज रखी। आपके सामने मैंने बेटा ये वाली चीज रखी, ये वाली चीज रखी बेटा। और आपके सामने मैंने ये चीज भी रखी। ये चीज भी रखी, ठीक है ना? सिमेट्री समझा रहा हूं मैं, सिमेट्री का मतलब क्या है। तो ये आप में से कोई एक बंदा ले लेते हैं हम बेटा, ठीक है ना? XYZ आप में से कोई है ये, ठीक है? तो आपके हाथ में मैंने ये चाकू दे दिया है। अब मैंने आपसे क्या बोला बेटा कि मान लीजिए आपका नाम फॉर एग्जाम्पल है एक्स आपका नाम है, एक्समैन आपका नाम है बेटा, ठीक है ना? एक्समैन आपका नाम है। तो मैंने आपको बोला बच्चा आपके पास 3 चीजें है, A, B एंड C, ठीक है ना? और आपको मैं काम दे रहा हूं कि आपको इन 3 चीजों को बेटा 2 इक्वल पार्ट्स में बांटने की कोशिश करनी है, ठीक है ना? यू हैव टू डिवाइड दीज 3 थिंग्स बेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है? और कितनी बार आप इनको 2 इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हो, वो मेरे को आपको आंसर यहाँ पे करना है। तो आंसर आपको देना है कि मैंने इन 3 में से किसको बांट सका इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, पहला आंसर। एंड दूसरा, कितनी बार 2 इक्वल पार्ट्स में बांट सका, ये दूसरा आंसर आपका होना चाहिए। तो आप मेरे को खुद बताइए बेटा, आउट ऑफ दीज 3 थिंग्स आप किसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं, फर्स्ट चीज, एंड कितनी बार बांट सकते हैं दूसरी चीज बेटा, बताइए जल्दी जल्दी। सर सेकंड वाला और तीसरा वाला बांट सेकंड सकते वाला हैं, सर। और तो इन्फिनिटी मतलब टाइम्स। इसको हम नहीं बांट सकते, इसको नो सर। हम नहीं बांट सकते बेटा, है ना? तो ध्यान से सुन लेना बेटा, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, माइक ऑफ करके रख देना, ध्यान से सुन लेना। ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है ना, कि आप किसी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते, ठीक है ना? दिस प्रॉपर्टी बेटा कि आप किसी भी चीज को 2 इक्वल हिस्सों में काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सिमेट्री बेटा,
इसी प्रॉपर्टी को हम सिमेट्री बोलते हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा वो तो हम बाद में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन एकदम सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में याद रखो, सिमेट्री इज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा, जहां पे हम किसी भी एनिमल को दो इक्वल हिस्सों में काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं बेटा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सिमेट्री। अब अगर आप किसी को नहीं काट सकते हो, ठीक है ना, मान लीजिए जैसे आपने खुद अभी बोला सर हम ए को दो इक्वल पार्ट्स में नहीं काट सकते चाहे हम कुछ भी कर ले, तो बताओ बेटा ये ए, ये सिमेट्री की प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? दो इक्वल पार्ट्स में कट रहा है कि नहीं कट रहा है बेटा? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम एसिमेट्रिकल बोलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल बेटा। तो एसिमेट्रिकल कोई भी ऐसा एनिमल हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो आप कोई भी तरीका काटने का यूज करो या कोई भी प्लेन आप काटने के लिए, प्लेन मतलब बेटा किस साइड, जैसे मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए मैंने इसको इधर से काटने का कोशिश किया तो दिस इज कॉल्ड एज प्लेन 1 बेटा या प्लेन ए। मैंने इसको इधर से काटने की कोशिश की, दिस इज कॉल्ड एज प्लेन बी। मैंने इसको इधर से काटने की कोशिश की, दिस इज कॉल्ड एज प्लेन सी। आप किस लाइन से काट रहे हो ना, दैट लाइन इज कॉल्ड एज प्लेन। तो आपने अलग अलग प्लेन यूज किए बट किसी भी प्लेन से बेटा आप ए को दो इक्वल हिस्सों में काट नहीं पाए, such animals are called as asymmetrical बेटा। तो asymmetrical कोई भी ऐसा एनिमल है which cannot be divided into two equal parts by any plane। this is clear? this is clear? NCERT के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ बेटा, ये तो सभी Yes, को sir. क्लियर हो गया ना? चलिए अब दूसरा हमारे पास बी है। अब दूसरा हमारे पास बी है बेटा, तो बी को हम दो इक्वल पार्ट्स में ऐसे भी काट सकते हैं, ये बन गए दो इक्वल पार्ट्स, है ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये दूसरा प्लेन हो गया बेटा, फिर से दो इक्वल पार्ट्स हो गए। ये तीसरा प्लेन हो गया बेटा, फिर से दो इक्वल पार्ट्स हो गए। ये चौथा प्लेन हो गया बेटा, फिर से दो इक्वल पार्ट्स हो गए। मींस बी कोई भी ऐसा एनिमल हो सकता है जिसको बेटा जब भी हम कोई भी प्लेन यूज करें, एनी प्लेन यूज करें बेटा, जो सेंट्रल एक्सिस से जाएगा, जो इसकी बॉडी के सेंटर से जाएगा, ये हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में ही कटेगा। तो दोज एनिमल्स बेटा जिनकी बॉडी आप किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं या मोर देन वन प्लेन से बेटा दो इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं बॉडी को, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। और इस सिमेट्री को हम नाम देते हैं रेडियल सिमेट्री बेटा। दिस इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। रटना है ही नहीं बेटा, समझना है आपको। रेडियल सिमेट्री क्लियर हो गया सभी को? रेडियल Yes, sir. सिमेट्री इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, चलिए yes. अब मेरे को बताइए बेटा, ये जो एनिमल सी है आपके पास, फटाफट देख के बता कितने तरीके से दो इक्वल पार्ट्स में बॉडी को काट सकते हो बेटा? Sir, one only one. Only one, sir, one part. तो खाली एक प्लेन से हम बेटा क्या कर सकते हैं, बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं। सो ऐसे एनिमल्स बेटा जिनकी बॉडी खाली एक ही प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में कट सकती है, और वो दो इक्वल पार्ट्स बेटा हमेशा कैसे होंगे? लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट बेटा, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी एंड राइट साइड ऑफ बॉडी। दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज बाइलैटरल सिमेट्री, और एनिमल्स को हम बोलते हैं बाइलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स बेटा। सो दिस इज कॉल्ड एज बाइलैटरल सिमेट्री बेटा। बताओ बेटा सिमेट्री टफ है कि इजी है? फटाफट, टफ है इजी है? Easy, sir. Easy है सर। हो गया। तो और अच्छा, अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा भी बहुत अलग अलग प्रकार की सिमेट्री है, बट मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ बिकॉज फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो हमको एम्स में पूछा जाता था, अभी वो नहीं पूछे। जैसे मैं आपको बोलूंगा स्फेरिकल सिमेट्री होता है, बाइरेडियल सिमेट्री होता है, और बाइरेडियल के अलग अलग टाइप्स है बेटा, टेट्रामेरस रेडियल, पेंटामेरस रेडियल, हेक्सामेरस रेडियल, ऑक्टामेरस रेडियल। तो मैं वो सारी चीजें आपको नहीं बता रहा हूँ, आप अगर कहीं और से सुन लो इसे तो ये मत समझ लेना कि उमर सर ने नहीं पढ़ाया। मैं जानबूझ के उसको छोड़ रहा हूँ बिकॉज आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे ये सब याद करके। हम खाली एनसीईआरटी की सिमेट्री याद रखेंगे, और लास्ट ईयर से मैंने कंटिन्यूअसली देखा है बेटा, सिमेट्री में जब भी क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी से ही पूछा गया, तो आप कहीं और जाएंगे नहीं इसमें। तो हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा कि हमारे पास बेटा सिमेट्री जो एनिमल्स के अंदर होती है वो, अच्छा और एक चीज देख लीजिए, तो मैंने इसको बोला बेटा जिसके पास कोई भी सिमेट्री नहीं था, वी कॉल्ड दिस एनिमल एज एसिमेट्रिकल, है ना? और जिनके पास सिमेट्री है बेटा, चाहे वो रेडियल हो या बाइरेडियल हो, इनको हम क्या बोल सकते हैं? अगर वो एसिमेट्रिकल हो गया तो ये फिर क्या हो गए बेटा? Symmetrical. ये फिर क्या हो गए? Symmetrical, sir. है ना? देखो अब आप क्या करेंगे, अभी आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो आप इसको थोड़ा सिंपल, अच्छा
मैं आपको एंड पे जब हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा ना, मैं आपको ये पीडीएफ भी फॉरवर्ड करूंगा, बट उससे पहले मैं चेक करूंगा आपने खुद नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। तो आप सिमेट्री का नोट जब बनाएंगे तो आप सिंपल में ऐसे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे बेटा सिमेट्री, शॉर्ट नोट जैसे बनाते हैं, और सिमेट्री को आप 2 पार्ट्स में बांटेंगे बेटा, ऐसे लिखेंगे। तो वन इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल एंड अनदर इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल बेटा, है ना। और सिमेट्रिकल को आप 2 पार्ट्स में बांटेंगे बेटा, ताकि आपको जल्दी जल्दी रिवीजन में याद हो जाए। और एक को लिखेंगे अब रेडियल सिमेट्री, और दूसरे को लिखेंगे बाइलैटरल सिमेट्री बेटा। तो ये आपका सिमेट्री हो गया। सिमेट्रिकल में कोई भी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स नहीं बनते, इसमें मोर देन 1 प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स बनते हैं, इसमें ओनली 1 प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स बनते हैं। इतना इजी है सिमेट्री को याद करना बच्चा। दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes, क्लियर हो गया sir. बच्चा? आगे बढ़ जाओ मैं। Yes, sir. चले गुड बेटा। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए आप याद रख सके, जो मैंने आपको प्लेन बोला ना अभी कि हम प्लेन यूज करते हैं काटने के लिए, तो प्लेन का बस नाम याद रख लो, ठीक है ना। कौन कौन सा प्लेन हम यूज करते हैं बेटा फॉर सिमेट्री पर्पस। तो पहला होता है हमारे पास बेटा ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन बेटा। दूसरा होता है हमारे पास सैगिटल प्लेन, सैगिटल प्लेन बेटा, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स प्लेन होता है, सैगिटल प्लेन होता है, एंड कोरोनल प्लेन होता है, कोरोनल प्लेन, ठीक है। अगर कोई एनिमल बेटा इन 3 प्लेन में से किसी भी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं कटता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई कर दूं, नो प्लेन मतलब किसी भी प्लेन से बेटा 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं कटता है, उसको हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं। अगर कोई एनिमल बेटा इन 3 प्लेन्स में से, ठीक है ना, ऑल प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स में कटता है, उसको हम बोलते हैं बेटा रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल। और अगर इन 3 प्लेन में से बेटा कोई एनिमल, ठीक है ना, खाली सैगिटल प्लेन से बेटा 2 इक्वल पार्ट्स में कटता है, उसको हम बायलैटरल बोलते हैं, बायलैटरल बोलते हैं। तो ये आप एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं। क्लियर दिस वन? आगे बढ़ जाऊं मैं? Yes, sir. चलिए Yes, sir. अब एग्जांपल्स की बारी आती है। तो एग्जांपल्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट बेटा। तो एग्जांपल में आप याद रखेंगे स्पॉन्ज होते हैं एसिमेट्रिकल बेटा, ठीक है ना। स्पॉन्ज आर एसिमेट्रिकल, बट जब मैं स्पॉन्ज पढ़ाऊंगा आपको बेटा, जब हम डिटेल में स्पॉन्ज में जाएंगे, तो सारे स्पॉन्ज एसिमेट्रिकल नहीं होते, वहां पे हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करेंगे, बट यहाँ पे मैं एक्सेप्शन लिखूंगा नहीं। यहाँ पे आप जनरल में याद रखोगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्पॉन्ज एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई टेंशन मत लेना आप। सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स जो होते हैं बेटा, ठीक है ना, उनके पास आपको बेटा रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा। और उसके अलावा बेटा जो एनिमल्स है, एनिमल्स फॉर एग्जांपल जैसे आर्थ्रोपोडा हो गया, एनालिडा हो गया, या उसके आगे जितने भी एनिमल्स है, वो सब के सब क्या होते हैं, वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो ये बुक में लिखा हुआ ऑलरेडी, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सिमेट्री बेटा, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। सिमेट्री क्या है, इसका डेफिनेशन में बता चुका हूँ आपको बेटा, क्या होती है सिमेट्री। तो स्पॉन्ज के पास कोई भी सिमेट्री नहीं है, मतलब एसिमेट्रिकल होता है बेटा पॉरिफेरा। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं बेटा सीलेंट्रेटा, याद रख लेना, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स। सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स जो होते हैं बेटा, वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। एंड आगे जाने के टाइम पे बेटा एनेलिडा से लेकर कॉर्डेट्स तक जो एनिमल्स होते हैं बेटा, यहाँ पे खाली आर्थ्रोपोडा लिखा है, ये बिकॉज डायग्राम आर्थ्रोपोडा है, बट आप याद रखेंगे एनेलिडा से लेकर कॉर्डेट्स तक जो एनिमल्स होते हैं बेटा, वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है ना। चले, स्पॉन्ज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, दैट इज एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू 2 इक्वल हाफ्स। क्लियर हो गया ये? तो एग्जाम के लिए लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। व्हेन एनी प्लेन पास, एनी प्लेन मतलब मैंने अभी जो बोला सैगिटल, कोरोनल एंड, शाबाश, सैगिटल, कोरोनल एंड ट्रांसवर्स बेटा। तो अगर आप अच्छे बच्चे हैं, तो आप यहाँ पे एनी प्लेन जो लिखा है ना, तो यहाँ पे 3 चीजें लिख सकते हैं बेटा, सैगिटल, कोरोनल एंड ट्रांसवर्स बेटा। थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाउस, जिसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। तो ऑलरेडी दिया हुआ है,
एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। तो एग्जांपल्स है Coelenterata, Ctenophora, Echinoderms have this kind of body plan. Coelenterata, Ctenophora have this। अच्छा, मतलब इनके पास बेटा रेडियल सिमेट्री होती है। एनिमल्स लाइक Annelida, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। Annelida, Arthropoda up to Chordata बेटा can be divided into identical left and right house in only one plane बेटा। तो वो वन प्लेन कौन सा होगा? सैगिटल होगा बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो दिस इज अबाउट सिमेट्री। और ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है बेटा। एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम है, ऑल द डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो प्लीज इस डायग्राम को एक दो बार रिवीजन में चेक कर लेना आप लोग। आगे बढ़ो बेटा। दिस इज क्लियर नाउ? Yes, sir. दिस इज नाउ क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, Yes, अब आपको इसकी सुन लो ध्यान से। अब आपको इसकी एग्जाम्पल समझने में टेंशन नहीं लेना है कि सर हम कैसे एग्जाम्पल याद रहेंगे, टेंशन हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है बेटा, तो रिमेम्बर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेट्री बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लो बेटा, आपको ऑलरेडी पता है और सिमेट्री जो होती है बेटा वो दो, एसिमेट्री तो ऑलरेडी आपको याद रह गया, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। बट सिमेट्रिकल एनिमल्स जो होते हैं बेटा आपको ऑलरेडी पता, वो दो प्रकार के है ना, वो टू टाइप्स के बेटा। एक को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, और दूसरा होता है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री बेटा, ठीक है ना। अब रेडियल से ध्यान से देख लो बेटा, रेडियल से आपको मैथमेटिक्स का कोई वर्ड याद आ रहा है? मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है ना बेटा, रेडियल से कोई चीज कंपैरिजन में याद आ रही है? Radian, sir. Radius, sir. तो मैं लिख देता हूं बेटा Radius. तो Radius, मैंने sir. लिख दिया रेडियस यहाँ पे, है ना। चलो, अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो फिर आपको पता होगा बेटा रेडियस किस चीज का हम लेते हैं? Circle. Circle का. चलो जल्दी जल्दी किसका लेते हैं? सर्कल का लेते हैं बेटा। Very good। Circle का sir, circle का ध्यान sir, से देखना circle बेटा। का। सर्कल में रेडियस हम use होता है। सर्कल का, वेरी गुड बेटा, रेडियस हम लेते हैं सर्कल का, तो मैं यहाँ पे सर्कल लिख देता हूँ, है ना। और सर्कल के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा, नॉर्मली सर्कल के क्वेश्चंस आते हैं जब 8th या 9th का एग्जाम देते हैं, सर्कमफ्रेंस का पता नहीं क्या क्या निकालना होता है, तो यहाँ पे एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा बेटा सर्कल का क्वेश्चन। सर्कल से हमें याद रखना है सर्कल रेडियस का होता है, और रेडियस से हमें याद रखना है कि रेडियस रिलेटेड टू द रेडियल सिमेट्री है। अब ध्यान से देख लीजिए, मेरे को बता बेटा, जो मैंने आपको फाइलम्स पढ़ाए थे ना, मतलब जो हमने कल फाइलम्स याद करे थे, उन फाइलम्स में बेटा किस किस फाइलम में सबसे पहले सी वर्ड यूज हम करते हैं? Nidaria. Nidaria. निडेरिया का करते हैं, और Coelenterata. Ctenophora. सीलेंट्रेटा को ही निडेरिया बोलते हैं बेटा, ठीक है। सीलेंट्रेटा को ही निडेरिया बोलते हैं। तो सर्कल में आ गया बेटा निडेरिया एंड टीनोफोरा, ठीक है ना। और एग्जाम से आपको याद रखना बेटा, एग्जाम से आता है ई, मतलब इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा तो मतलब रेडियल सिमेट्री किस किस के पास है? तो एकदम सिंपल में क्लिक करना चाहिए दिमाग में, रेडियल सिमेट्री रेडियस के पास है। रेडियस किसका होता है? सर्कल का होता है। सर्कल कहाँ पे देखने को मिलेगा? क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सर्कल से हमारे पास क्या है? निडेरिया एंड टीनोफोरा। एग्जाम से क्या है बेटा? इकाइनोडर्मेटा। ये तीन आपको याद रहेगा, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तीन आपको याद है ना, प्लस पोरिफेरा इसमें ऐड कर दो बेटा, बाकी जितने भी होंगे वो क्या है? क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? Yes, sir. Yes, sir. है ना। टफ है कि इजी है? फिर बताओ, टफ इजी? Easy, sir. Easy, sir. Easy. चले, एग्जाम में लूंगा जल्दी, तब पता चलेगा मेरे को इजी कितना आपको लग रहा है, टफ कितना लग रहा है आपको। चले, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं और एक चीज जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और अगेन एग्जाम में बेटा बार बार उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो क्या है? अगेन मैं कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करने वाला। मैंने आपको अभी बोला था स्पर्म एंड एग जब आपस में जुड़ जाता है तो क्या बनता है? जल्दी जल्दी नाम बताओ। Zygote. Zygote sir, zygote. Zygote sir. जायगोट बेटा आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है? Modula.
मर्यूला आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है? Blastula. ब्लास्टुला सर, ब्लास्टर ब्लास्टुला, ब्लास्टुला एंड ब्लास्टुला आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है? Gastrula. गैस्ट्रोला है ना? गैस्ट्रोला चले, वेरी गुड, ये आपको याद रह ही गया। अब ध्यान से मेरी बात सुन लेना। कल मेरे को कल वाली क्लास में किसी बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन एक पूछा था लास्ट टाइम पे कि सर मैंने बुक में पढ़ा कि कोई वाला सिस्टम एक मतलब एक्टोडर्म से बनता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा था। मेरे को क्वेश्चन अभी क्लियरली याद नहीं है, तो उस क्वेश्चन को हम आज ज्यादा बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। होता क्या हमारी बॉडी में बेटा, जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ अभी, या आप अपनी खुद की बॉडी को देखो अभी, तो आपकी बॉडी में बेटा अभी स्किन है, आपकी बॉडी में अभी कनेक्टिव टिश्यू है, आपकी बॉडी में अभी एपिथेलियल टिश्यू है, आपकी बॉडी में अभी मस्कुलर टिश्यू है, आपकी बॉडी में भी नर्वस टिश्यू है, ठीक है ना? क्या ये टिश्यू आपकी बॉडी में शुरुआत से थे कि ये बाद में बन गए? पहले तो ये बताओ। नहीं सर, बाद में जब मेरा फॉर्मेशन हुआ बेटा, हाँ सर, क्या मेरी बॉडी में ये सारे टिश्यू स्टार्टिंग से प्रेजेंट थे कि बाद में बन गए? बाद बाद में बने। बाद में बन गए बस सर। बहुत बाद में बन गए बेटा, बिकॉज हमने कल वाली क्लास में भी देखा था, एनिमल चाहे कितना भी मल्टीसेलुलर हो, हर एक की शुरुआत बेटा सिंगल सेल से ही होती है, और वो सिंगल हाँ सेल सर, क्या थी सिंगल बेटा? वो सेल। जाइगोट थी। हम ऑलरेडी कल क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर जाइगोट से बेटा आगे जाके कैसे कनेक्टिव टिश्यू बना, आगे जाके कैसे मस्कुलर टिश्यू बना, आगे जाके कैसे नर्वस टिश्यू बना, या आगे जाके अलग अलग चीजें कैसी बनी, इस चीज का आंसर हमें मिलता है बेटा जब हम एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करते हैं। और एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करते समय जब हम गेस्टुला पे पहुंचते हैं ना, गेस्टुला पे बेटा हमें इस चीज का आंसर मिलता है। कैसे वो आंसर मिलता है वो आप पहले समझ लीजिए बेटा। जब गेस्टुला का फॉर्मेशन होता है तो हमें पता चलता है कि गेस्टुला लुक्स लाइक समथिंग दिस बेटा। तो मैं यहाँ पे गेस्टुला का एक डायग्राम, हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाता हूँ। तो गेस्टुला हमको बेटा देखने में कुछ ऐसा लगता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ ऐसा होता है बेटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में मैं कलर कोडिंग कर देता हूँ डायग्राम की, ताकि बाद में आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बेटा आपको चीजें ऐसी दिखाई देती है। डायग्राम को प्लीज ध्यान से देख लेना बेटा, बिकॉज डायग्राम समझ आ जाए तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ये ध्यान से देख लीजिए। तो ये बेटा एक मान लीजिए एक सिंपलीफाइड डायग्राम है किसकी? गेस्टुला की। तो हमें क्या देखने को मिलता है? अगर इधर और एक चीज में बना रहे तो पहले मैं इससे पहले ये वाला डायग्राम बना लेते। ये ध्यान से देखिए, और एक डायग्राम जो कलर में अलग से यूज करता हूँ, ये और एक डायग्राम आप देख लीजिए। ये और एक डायग्राम, इसको हम बोलते हैं ब्लास्ट्यूला। ध्यान से देख लेना बेटा। और यही ब्लास्टुला बाद में कन्वर्ट किस में हो जाता है? गेस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे को ध्यान से देख के बताओ कलर कोडिंग के बेसिस पे ब्लास्टुला एंड गेस्टुला में क्या डिफरेंस है? कलर कोडिंग के बेसिस पे बेटा, शाबाश। ब्लास्टुला एंड गेस्टुला में क्या ब्लास्टुला डिफरेंस में आपको पोर दिखाई है दे रहा सर। है? गेस्टुला में एक गेस्टुला में पोर है, वेरी ओपनिंग है गुड। सर। गेस्टुला में एक पोर ओपनिंग है, ओपनिंग वेरी है गुड। सर। इसके अलावा कलर कोडिंग के बेसिस पे बताओ, कलर कोडिंग के बेसिस पे डिफरेंस बताओ। गेस्ट ब्लास्टुला को और आप देखेंगे ना बेटा, आपको क्लियरली एक सिंगल कलर दिखाई दे रहा है। कलर कोडिंग का मतलब कलर की डिफरेंस बतानी है। यहाँ पे आपको एक सिंगल कलर दिख रहे हैं ना, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ सर। ये सिंगल हाँ कलर सर। जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स को। ध्यान से देख लो, अगर मैं इसको सेल में कन्वर्ट कर दूं तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। तो मतलब ब्लास्टुला जो बनता है ना, उसमें खाली सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, ठीक है ना बच्चा? उसमें खाली एक लेयर सेल का पाया जाता है। लेकिन अगर आप गेस्टुला को देखोगे, आपको कितनी कलर कोडिंग्स दिखाई दे रहे हैं? तीन सर। तीन सर। तो ये सर। तीन कलर कोडिंग्स जो है ना बेटा, ये 3 डिफरेंट लेयर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, तो ये एक लेयर ऑफ सेल हो गया ब्लैक में, है ना? ये ग्रीन में हो गया बेटा लेयर सेल्स का, ये वाला अंदर से, ये सेकंड लेयर ऑफ सेल हो गया। और रेड में आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये थर्ड लेयर ऑफ सेल हो गया, ये वाला।
तो मतलब ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला में स्ट्रक्चर का तो डिफरेंस है ही, लेकिन इसके अलावा बेटा लेयर ऑफ सेल्स का भी डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है बेटा कि ब्लास्टुला जो होता है उसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल मिलता है, ठीक है ना, लेकिन ब्लास्टुला जब गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होता है तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल बेटा खुद को मॉडिफाई करके अरेंज करता है बेटा इनटू 3 डिफरेंट लेयर ऑफ सेल्स। समझ लेना बात से, ब्लास्टुला खाली एक लेयर है सेल का, लेकिन जब ब्लास्टुला को बोला जाता है भैया अब बहुत लेट हो गया, अब आप कन्वर्ट हो जाओ गैस्ट्रुला के अंदर, तो वो अपने आप को गैस्ट्रुला बनाने के लिए बेटा क्या करता है, इस सिंगल लेयर 3 लेयर ऑफ सेल में अरेंज करता है बेटा, 3 डिफरेंट लेयर ऑफ सेल में अरेंज करता है। एंड दीज 3 डिफरेंट लेयर ऑफ सेल्स जो आपको गैस्ट्रुला के अंदर देखने को मिलती है, इनको हम जर्म लेयर्स बोलते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज जर्म लेयर्स, इन्हें हम जर्म लेयर्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। और कितनी जर्म लेयर्स बनती है, 3 बनती है, और इन 3 को हम नाम क्या देते हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। इनमें से जो लेयर सबसे बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं, बाहर वाली कौन सी दिखाई दे रही है बेटा, रेड, ग्रीन और ब्लैक बेटा, ब्लैक सर। बाहर हमको दिखाई दे रहे हैं ब्लैक, तो इस बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं एक्टोडर्म बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म, ठीक है ना बच्चा। जो सबसे अंदर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर जो दिखाई दे रही है रेड वाली कलर में जो दिखाई दे रही है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एंडोडर्म बेटा, इसको एंडोडर्म बोलते हैं। और जो लेयर बेटा बीच में दिखाई दे रही है, ना बाहर ना अंदर बेटा, जो इन बिटवीन दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड एज मेसोडर्म। तो आपकी बॉडी में जो कुछ बनेगा, ठीक है ना, वो या तो एक्टोडर्म से बनेगा, या तो मेसोडर्म से बनेगा, या तो एंडोडर्म से बनेगा। जब हम टिश्यू का डेफिनेशन बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन। कॉमन ओरिजिन का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर वो सेल्स बेटा एक टिश्यू बना रही है, वो खाली एक्टोडर्म से बनी होनी चाहिए, या मेसोडर्म से बनी होनी चाहिए, या एंडोडर्म से बनी होनी चाहिए। अगर 2 सेल्स मिलके काम कर रही है, उसमें से एक सेल एक्टोडर्म से बना है, दूसरा एंडोडर्म से बना है, उसको हम कभी भी टिश्यू नहीं बोल सकते हैं बेटा। टिश्यू में अगर 10 सेल्स काम कर रही है, 10 की 10 बेटा या तो एक्टोडर्मल होनी चाहिए, या तो मेसोडर्मल होनी चाहिए, या तो एंडोडर्मल होनी चाहिए। सो दीज 3 लेयर ऑफ सेल्स बेटा दे आर कॉल्ड एज जर्म लेयर्स। और ये कहाँ पे फॉर्मेशन होता है इसका, गैस्ट्रुला पे फॉर्मेशन होता है। इतना तो क्लियर हो गया है ना यहाँ तक, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, ये मैंने इतना लंबा क्यों खींचा यहाँ पे, ये इसलिए खींचना पड़ा बेटा, आपको याद रखना है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ एनिमल्स के अंदर ये तीनों लेयर्स बनती है, और कुछ में बेटा खाली 2 बनती है, ठीक है, कुछ में तीनों का फॉर्मेशन होता है और कुछ में 2 का फॉर्मेशन होता है। वो एनिमल्स बेटा ध्यान से सुन लेना, वो एनिमल्स बेटा जिसमें आउट ऑफ दीज 3 लेयर्स खाली 2 लेयर का फॉर्मेशन हो, और वो 2 लेयर कौन सी होती है, वो एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है बेटा। Such animals are called as diploblastic. उनको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं बेटा। और वो एनिमल्स बेटा जिनमें तीनों लेयर्स बनेगी, मतलब एक्टोडर्म भी, एंडोडर्म भी एंड मेसोडर्म भी बेटा, ऐसे एनिमल्स को हम नाम देते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक बेटा। ट्रिप्लो, समझ आया? क्लियर हुआ डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? यस सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। चलिए अब और एक चीज याद रख लीजिए, अब जो एनिमल डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना बेटा। अच्छा मेरे को पहले एक बात बताओ, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में क्या है? मेसोडर्म। है ना। और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर क्या लैकिंग है बेटा? अगर डिप्लोब्लास्टिक बनना चाहता, उसमें किसकी कमी है? मेसोडर्म की कमी है बेटा। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, जो एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सुन लो बेटा, माइक्स ऑफ करके सुन लेना, जो एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें बेटा एक्टोडर्म भी होता है और मेसोडर्म भी होता है, और एक्टोडर्म भी होता है, एंडोडर्म भी होता है, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो मेसोडर्म उनमें एब्सेंट होता है ना, उस मेसोडर्म को रिप्लेस करता है बेटा एक जेल लाइक मटेरियल, ठीक है ना, एक सेमी सॉलिड मटेरियल जिसको मीसोग्लिया बोलते हैं बेटा। अगर आपसे कभी कोई पूछे मीसोग्लिया क्या है,
तो मीजोग्लिया बेटा जेल लाइक मटेरियल है जो रिप्लेसमेंट है बेटा डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स में किसका, मीजोडर्म का बेटा। समझ आया बात कि नहीं समझ आया? तो मीजोग्लिया एंड मीजोडर्म में अब डिफरेंस क्या है, व्हाई मीजोग्लिया इज डिफरेंट फ्रॉम मीजोडर्म? मीजोग्लिया एंड मीजोडर्म में डिफरेंस ये है कि मीजोडर्म बनता है सेल्स का एंड मीजोग्लिया बेटा जेल लाइक मटेरियल, इसमें कोई सेल वेल नहीं पाया जाता है। सो शॉर्ट में मीजोग्लिया नॉन सेल्यूलर होता है एंड मीजोडर्म बेटा सेल्यूलर होता है, बस ये याद रखना। दिमाग में गया मैंने क्या बोला कि नहीं गया? गया सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चल और एक चीज याद रख लीजिए, अब और एक चीज याद रखना बेटा कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ना ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर, अंदर से बेटा मतलब एंडोडर्म के अंदर से खाली जगह दिखाई दे रही है। खाली मेरे को ही दिखाई दे रही है कि आपको भी दिखाई दे रही है बेटा? ये दिखाई दे रहा है ना खाली जगह दिखाई यहाँ दे पे? रही है सर। Yes, sir. दिखाई दे रही है, मेरे को लगा खाली मेरे को ही दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहे हैं सर। कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ चीजें खुद को ही दिखाई देती है और दूसरों को नहीं दिखाई देती। तो कभी कभी खुद को लगता है ना कि मेरे को सब आता है, मैं सब बायो जानता हूँ, मैं सब फिजिक्स जानता हूँ, बट एग्जाम में फिर भी फेल हो जाते हैं। तो ऐसा वहम नहीं होना चाहिए, ठीक? चले इधर देख लीजिए, तो ये आपको दिखाई दे रही है बेटा अंदर से एक खाली जगह, और दिस खाली जगह बेटा इनसाइड द गेस्ट्रुला, ठीक है ना, चाहे वो गेस्ट्रुला डिप्लोब्लास्टिक हो या ट्रिप्लोब्लास्टिक हो, दिस खाली जगह इज कॉल्ड एज आर्केंट्रॉन बेटा। इसको हम आर्केंट्रॉन बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछे आर्केंट्रॉन क्या है, तो आर्केंट्रॉन बेटा एम्प्टी स्पेस होता है इन द डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक गेस्ट्रुला बेटा। समझ आया बच्चा? क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो हटा देता हूँ यस मैं। सर। ये समझ सर लीजिए अभी तो इसको कैविटी हटा। कहाँ बनेगा सर? बॉडी कैविटी। कौन सा बॉडी कैविटी अभी गेस्ट्रुला में नहीं बनेगा बेटा, बॉडी कैविटी इसके बाद बनता है, ठीक है ना। बॉडी कैविटी बिकॉज अभी तो खाली शुरुआत हुई है ना, एम्ब्रियोनिक लाइफ में शुरुआत हुई है चीजें बनने की, ठीक है ना। और अभी और मॉडिफिकेशंस होके फिर बाद में इसी आर्केंट्रॉन से आगे जाके क्या बनता है बेटा, बॉडी का कैविटी बनता है या सीलोम का फॉर्मेशन बनता है, ठीक है ना बच्चा? यस सर। समझ आया कि नहीं समझ आया? हाँ चले सर गुड समझ गुड, आया। ओके गुड गुड गुड। चले तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो पढ़ लेते हैं इसको इधर से भी बेटा। तो पढ़ लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे, फटाफट पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। पढ़ लिया? पढ़ा बच्चा? Animals in which the cells Yes, are sir. arranged in two embryonic layers. Embryonic layer is also called as germinal layer बेटा, ये भी याद रखें, germinal layer is also called as embryonic layer because embryo में बनती है। And external ectoderm, ectoderm हमेशा बाहर से होगा, अंदर से एंडोडर्म होगा। ऐसे एनिमल्स को हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, सीलेंट्रेटा होता है। तो दैट मीन्स बेटा फिर अगर हम पॉरिफेरा की बात करें तो पॉरिफेरा तो इसमें आया नहीं बेटा। पॉरिफेरा इसमें क्यों नहीं आया? शाबाश, पॉरिफेरा इसमें क्यों नहीं आया बेटा? सर ये रिप्रोड्यूस सिक्सली ये रिप्रोड्यूस एसिमेट्रिकल है सर। एसिमेट्रिकल के साथ साथ बेटा वहां पे जर्म लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता है बेटा, वहां पे सेल एग्रीगेट है ना। तो यहाँ पे अगर आप जर्म लेयर, अगर मैं एक्टोडर्म बना रहा हूँ, एक्टोडर्म इज अ टिश्यू लेयर बेटा, एंडोडर्म इज अ टिश्यू लेयर, लेकिन टिश्यू का फॉर्मेशन तो पॉरिफेरा में होता ही नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना। वो डिप्लोब्लास्ट ट्रिप्लोब्लास्ट में नहीं आता। बट कंफ्यूजन आपको हो सकता है बेटा जब आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, कभी कभी आपको क्वेश्चन दिखाई देगा कि पॉरिफेरा बिलोंग टू डैश, डिप्लोब्लास्ट, ट्रिप्लोब्लास्ट 1 2 and 3 कुछ ऐसा, और वहां पे आंसर बेटा कभी कभी डिप्लोब्लास्टिक दिया जाता है। और वो डिप्लोब्लास्टिक क्यों दिया जाता है बेटा, उसको मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। वो इसलिए दिया जाता है बिकॉज कुछ बुक्स बेटा, हालांकि सारी बुक्स ऐसा नहीं करती है, बट कुछ बुक्स का मानना ये है, ध्यान से देख लें, इधर देख लीजिए। तो ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा पॉरिफेरा के अंदर बाहर वाली लेयर, जिसको हम कॉनोडर्म बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। सॉरी, जिसको हम पिनाकोडर्म बोलते हैं, पिनाकोडर्म बोलते हैं बेटा। और ये पॉरिफेरा के अंदर आपको अंदर वाली लेयर दिखाई देती है, जिसको हम कॉनोडर्म बोलते हैं बेटा, कॉनोडर्म बोलते हैं। और कुछ बुक्स बेटा इन्हीं दो लेयर्स को एम्ब्रियोनिक लेयर मानती है, बट रियलिटी में ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स नहीं है बेटा।
दे आर जस्ट नॉर्मल सेल एग्रीगेट लेयर्स बेटा, और इन लेयर्स के बेसिस पे कुछ बुक्स इसको लिखती है डिप्लोब्लास्टिक, बट रियलिटी में पोरिफेरा डिप्लोब्लास्टिक नहीं होता है, इसको याद रख लेना, बस इतना कहना था मेरे को, ठीक है ना बच्चा? अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आया सर, जोर से सर अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आया तो हम आंसर क्या दे सकते? अगर बोर्ड, हाँ वेरी गुड, देखो अगर बोर्ड में क्वेश्चन आया सेम जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन में दिया था डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बोथ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, नन ऑफ द, अगर नन ऑफ द अबव ऑप्शन है ना तो आप नन ऑफ द अबव पे टिक करेंगे। अब मान लो क्वेश्चन आया बेटा सेम क्वेश्चन अगेन, ऑप्शन है डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बोथ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, या नन ऑफ द अबव के अलावा कुछ है बेटा और, तो वहां पे आप टिक करेंगे डिप्लोब्लास्टिक में, ठीक है ना बच्चा? ओके सर, यस सर। चले आगे, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर, अनडिफरेंशिएटेड मतलब इसमें कोई सेल वेल नहीं होगा बेटा। मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मतलब सीलेंट्रेट्स के अंदर बेटा एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में एक नॉन सेल्यूलर लेयर होता है। नॉन सेल्यूलर का मतलब जिसमें कोई सेल वेल देखने को नहीं मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मीजोग्लिया बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये अगेन एनसीईआरटी का डायग्राम है और एग्जाम में ये डायग्राम्स पूछी जाती है बेटा, तो ये डायग्राम पहचानने की कोशिश कर लेना वहां पे, कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये वाली लेयर जो दिखाई दे रहा है, अगर उसको कलर कोडिंग थोड़ी बहुत कर दूं तो ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये आपका एक्टोडर्म हो गया, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ये जो अंदर वाली लेयर आपको दिखाई दे रहा है ब्लू से, इसको हाईलाइट कर, ब्लू नहीं चलेगा, रेड से हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो अंदर से आपको लाइन दिखाई दे रहा है दिस वन बेटा, ठीक है, दिस इज एंडोडर्म। और जो आपको ये चमकीली हुई लेयर दिखाई दे रही है ये वाली बेटा, जो यहाँ पे रेड दिखाई दे रही है, ये क्या है बेटा? ये मीजोग्लिया है। तो आप एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, ये प्लेन दिखाई दे रहा है ना, प्लेन, और यहाँ पे देख लो यहाँ पे सेल दिखाई दे रहा है, तो प्लेन का मतलब ये हुआ ये जेल है, इसमें कोई सेल वेल नहीं है। लेकिन इस डायग्राम में देखो ये सेल्यूलर दिखाई दे रहा है, तो जहाँ पे आपको बेटा बीच में सेल्यूलर लेयर दिखाई देना वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, और जहाँ पे आपको बेटा ये प्लेन दिखाई दे वो डिप्लोब्लास्टिक होगा, बिकॉज प्लेन लेयर किसको रिप्रेजेंट करता है? मीजोग्लिया को रिप्रेजेंट करता है ना? तो ये मैं बता रहा हूँ कि आपको, बिकॉज डायग्राम आपको एग्जाम में कलरफुल नहीं मिलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम मिलेगा, और ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम को पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट डिप्लोब्लास्टिक डायग्राम एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक डायग्राम को पहचानने के लिए ट्रिक है कि जो प्लेन वाली लेयर है दैट इज फॉर डिप्लोब्लास्टिक, जो सेल्यूलर लेयर है दैट इज फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझ आया? हाँ सर। चले, और ये देख लीजिए बेटा इधर, तो ये बॉडी वॉल है बेटा किसका? ये बॉडी वॉल है सीलेंट्रेट्स का। तो सीलेंट्रेट्स की बॉडी वॉल में आप देख सकते हैं कि ये बाहर वाली लेयर है बेटा सेल्यूलर लेयर, इसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं, बाद में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये अंदर वाली सेल्यूलर लेयर है बेटा जिसको हम एंडोडर्म बोलते हैं, और बीच में देख लो बेटा, बीच में कोई सेल आपको नहीं दिखाई देगा, प्लेन लेयर है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज मीजोग्लिया, ठीक है ना? अब ये सेल्स क्या है बेटा, ये हम बाद में डिटेल में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे इसको। तो ये अगेन जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, दिस इज दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Those animals in which developing embryo has a third germinal layer, मतलब एक्टोडर्म तो है ही, एंडोडर्म तो है ही, बट इसके अलावा थर्ड लेयर है बेटा, वो कौन सी है? मीजोडर्म है बेटा, जो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में पाई जाती है, इनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और एग्जांपल है बेटा प्लैटहेलमिन्थ्स टू बेटा, तो मतलब पोरिफेरा किसी में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन दिया है डिप्लोब्लास्टिक, तो डिप्लोब्लास्टिक में आएगा। सीलेंट्रेट भी बेटा डिप्लोब्लास्टिक में आता है, एंड सीलेंट्रेट के बाद टीनोफोर भी डिप्लोब्लास्टिक में आएगा, एंड टीनोफोर के अलावा बेटा प्लैटहेलमिन्थ आता है, तो प्लैटहेलमिन्थ्स टू कॉर्डेट्स बेटा सब के सब कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। डन विद दिस? डन बच्चा? Yes, sir. चले अब Yes, sir. यहाँ पे देख लीजिए, या एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजो, जो कल किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। तो एंडोडर्म से क्या बनता है? डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्टोडर्म से क्या बनता है? आउटर कवरिंग, मतलब हमारा स्किन और हमारा, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एक्टोडर्म से क्या बनता है बेटा? नर्वस सिस्टम बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और मीजोडर्म से क्या बनता है? मसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड स्केलेटन। ये तो यहाँ पे भी सेम टेबल है, ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी बेटा, जो आप चाहो याद कर सकते हो, नहीं चाहो तो थोड़ा छोड़ भी सकते हो, बट इतना याद रख लेना कि नर्वस सिस्टम किससे बनता है? वो एक्टोडर्म से बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स का याद रख लेना बेटा, ग्लैंड किससे बनता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चले, तो ये खत्म हो गया बेटा हमारा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है ना? तो ये आगे बढ़ते हैं,
तो ये हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं आपको बेटा। ब्लास्टोसील से ब्लास्टुला बना, फिर ब्लास्टोसील से गेस्टुला बना, गेस्टुला में बेटा ब्लास्टोपोर होता है, एंडोडर्म होता है, एक्टोडर्म होता है, इन बिटवीन बेटा मेसोडर्म होता है। ठीक है ना। तो आज के लिए आई थिंक यहाँ पे हम रुक जाते हैं बिकॉज ऑलरेडी हमारा टाइम हो गया 1:18। तो नेक्स्ट क्लास बेटा इंशाल्लाह हम सीलोम का करेंगे और जो बाकी चीजें इसमें रह गई है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर देते हैं। ठीक है ना। तो मैं 10 मिनट्स दे रहा हूँ आपको। आपको कोई डाउट पूछना है मेरे से तो आप प्लीज डाउट। अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं आपको ये नोट्स का फाइल एवरीडे सेंड करूं कि लास्ट पे सेंड करूं? सर। आप मेरे को एक बार बताइए क्या चैप्टर करें? के लास्ट में सेंड कर दो। बट फिर आप नोट्स नहीं चैप्टर बनाएंगे, फिर के- आप वो लेजी हो जाएंगे। फिर एक चैप्टर के लास्ट में सर दे देंगे। सर चैप्टर के लास्ट में दे देना, एक साथ हो जाएगा। चैप्टर के लास्ट। या और एक चीज मैं कर सकता हूँ, तो मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ बिकॉज कुछ बच्चों ने बोला था कि सर दिखाई नहीं देते। तो मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या अभी? यस सर। कहाँ पे देख रहा हूँ? हाँ सर। चले अब मैं दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, मैं आप माइक एक बार ऑफ कर देना प्लीज बच्चा। माइक एक बार ऑफ कर दीजिए, माइक एक बार ऑफ कर दीजिए बच्चा, माइक एक बार ऑफ कर दीजिए। सर डेली सेंड करे तो अच्छा होता सर, डेली सेंड करे। बच्चा माइक एक बार ऑफ कर दो प्लीज। हाँ, मैं एक काम सुन लीजिए, मैं एक काम करता हूँ। मैं आपको बेटा आफ्टर एवरी क्लास कंप्लीट फाइल फॉरवर्ड नहीं करूंगा। जो उस क्लास में हम स्टडी करेंगे ना, मतलब जितना पोर्शन उस क्लास में स्टडी करेंगे, तो वो वाली चीज आपको एट द एंड ऑफ क्लास मिला करेगी इन द ग्रुप। ठीक है ना। बट एक रिक्वेस्ट है मेरा आप सबसे कि आप प्लीज फाइल को किसी और से शेयर नहीं करेंगे बिकॉज फाइल बनाई जाती है बेटा बहुत सारी चीजों को बहुत सारी जगह से मटेरियल कलेक्ट करके बनाई जाती है। तो आप फाइल को शेयर नहीं करेंगे, अपने लिए रखेंगे। तो मैं आपको आफ्टर एवरी क्लास फाइल को फॉरवर्ड कर दिया करूंगा ताकि आप खुद भी नोट्स बना ले। इन क्लास तो नोट्स बनाने ही बनाने, बट आफ्टर क्लास बेटा बिकॉज फाइल से थोड़ा इंटरेक्टिव बनता है ये मटेरियल, तो आप आफ्टर एवरी क्लास बेटा फाइल को एक बार चेक किया करें फॉर क्रॉस चेकिंग। ठीक है ना। तो आफ्टर एवरी क्लास आपको फाइल मिला करेगा। जैसे हमारा चैप्टर खत्म होगा, एट द एंड ऑफ चैप्टर आपको कंप्लीट फाइल भी मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, ये सही रहेगा। क्लियर है बच्चा? दिस इज क्लियर? हाँ, एवरी डे प्लीज, एवरी डे। ओके, रेडियल सिमेट्री बेटा, रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर कोई एनिमल बेटा, एनिमल किंगडम में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनको आप किसी भी प्लेन से काटने की कोशिश करोगे ना, वो किसी भी प्लेन से काटते समय बेटा हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स नहीं कट। जैसे मैं आपको खरबूजा दे देता हूँ, आपके सामने मैं खरबूजा रख देता हूँ, और खरबूजे को बेटा आप 2 इक्वल पार्ट्स में एक से ज्यादा बार काट सकते हैं। तो सेम अगर आपके पास कोई एनिमल है बेटा जिसको आप एक से ज्यादा बार 2 इक्वल पार्ट्स में काट सकते हो, सच पर्टिकुलर सिमेट्री इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री बेटा। ये क्वेश्चन किसने पूछा था? दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम एनोनिमस। प्लीज अपना नाम चेंज करके लाया करो बेटा। तो आई होप आपका आंसर मिल गया। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है रिलेटिंग टू द आज की क्लास या लास्ट वाली क्लास बेटा? कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? यस, जल्दी जल्दी कोई और क्वेश्चन बच्चा? बच्चा कोई और क्वेश्चन? तो आई होप कोई क्वेश्चन नहीं है। तो फिर हम चलते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन खुदा हाफिज एंड नमस्ते गाइस।